नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में और मैं हूं दीपांशु भंडारी। 2 महीने बाद आज 16,000 का स्तर आपने निफ्टी को तोड़ते हुए देखा। इनफैक्ट आखिरी बार इस स्तर के नीचे हम गए थे तब 9 मार्च का दिन था। 8 मार्च को बाजार ने बॉटम बनाया था, 7 मार्च को क्लोजिंग लो बना था, 8 मार्च को इंटरडे लो बना था और फिर 9 मार्च के बाद से आप 16,000 के ऊपर ही हैं। नीचे से देखें तो 125 अंकों की रिकवरी भी हो चुकी है। तो एक बार के लिए वो 16,000 के नीचे का लेवल टच जरूर कर वो टच किया है और वहां से अच्छी रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी में और बढ़िया रिकवरी होती हुई दिख रही है, तो नजर रखिए। हल्की सी रिकवरी हुई है वहां से, बट ऊपर से अभी भी बाजार काफी सुस्त है। ग्लोबल संकेत और मजबूत हुए और इसके बावजूद आप देख रहे हैं हमारे बाजारों में दबाव बना हुआ है। तो कैसे समझना है बाजार का एक्शन, क्या है इस समय की बड़ी बातें, आइए जानते हैं। जीबेंस के मैनेजिंग एडिटर अनिल जी भी हमारे साथ हैं, तैयार है सर। बुरा हाल है बाजार पर, आपसे कई बातें करनी है। एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या कुलदीप, बाजार दिग्गज एबेकस एसेट मैनेजर्स के फंड मैनेजर सुनील सिंघानिया साहब थोड़ी देर में शामिल हो रहे हैं। उनसे बाजार के मूड माहौल पर बात करेंगे। उससे पहले अब तक की बड़ी बातें आपको बता दें। चौतरफा गिरावट का माहौल है बाजार में, हालांकि अब थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होती हुई दिख रही है। बात करते करते बैंक निफ्टी हरियाली में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में कमजोरी है 125 अंकों की, 100 अंकों की। निफ्टी 9 मार्च के बाद पहली बार 16,000 के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 8 मार्च के लोस की तरफ। और बैंक निफ्टी हालांकि अपनी तरफ से पूरा कंफर्ट दे रहा है, लेकिन आज की प्रॉब्लम निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं है, उसके कहीं बाहर है। स्मॉल कैप इंडेक्स 4% टूटकर साल भर के निचले स्तरों पर है। मिड कैप इंडेक्स में तेज गिरावट है। तो आज जो मार पड़ी है वो कैश मार्केट के स्टॉक्स में ज़्यादा पड़ती हुई दिख रही है। इस बीच डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी मारने के मूड में, राहत के संकेत वहीं से आते हुए दिख रहे हैं। यूरोप आधा से 1% मजबूत है। तो हमारी अपनी समस्याओं से जूझते हुए हमारे बाजार, लेकिन अच्छी बात यही हमेशा की तरह जब 2 बजे हम शो की शुरुआत करते हैं तो बाजार का मूड माहौल पता नहीं शक्ल पे ऐसा कुछ लिखा है, थोड़ा ठीक होने लगता है। थोड़ा ठीक होने लगता है, बिल्कुल। तो आप ही का इंतजार था। वेलकम। सुनील सर से भी थोड़ी देर में सर बात करनी है, बट अब बताएं क्या क्या रीडिंग लिखनी है। एक बार के लिए वो 16,000 के नीचे का लेवल भी हमने तोड़ दिया और ओवरसोल्ड मार्केट में भी, ये हम 2-3 से बात करें, ओवरसोल्ड मार्केट में भी ठीक ठाक ग्लोबल संकेतों के बीच भी कहीं ऐसी रिलीफ नहीं आई रही। अब थोड़ी जरूर आई है, बट कहीं ऐसी रिलीफ नहीं आई। 2 चीजें थी। पहले ग्लोबल की बात कर लेते हैं, जहां 250 अंक ऊपर आपका डाउ फ्यूचर्स। तो सुबह हम वही बात कर रहे थे कि डाउ आप अपने बहुत अहम सपोर्ट के नजदीक कहीं हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज जो डाउ में नजर आ रही है वो कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जो कल आपने दिन के दौरान 1000 पॉइंट की देखी है, बड़े उतार चढ़ाव के बाद अगर आप 100 पॉइंट ऊपर नीचे बंद हो, नेस्डेक में आप 100 पॉइंट ऊपर बंद हुए, डाउ में 100 पॉइंट नीचे बंद हुए, वो दिन की जो भयंकर वाली वॉलेटिलिटी जो चाहिए, जिसके बाद आप बेस बनाने की शुरुआत करते हैं, वो कहीं न कहीं दिख रहा है। भरोसा तो आप कर ही नहीं सकते आजकल। कल भी 200 पॉइंट इस वक्त ऊपर थे, लेकिन हुआ एंड में देखा। बट अगर कल ही की तरह आज ही इन्फ्लेशन डेटा है ना, हाँ, तो अगर कल ही की तरह आज भी एक और बड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन अमेरिका में हो जाए तो अमेरिका आपका बेस बनाने की कोशिश करेगा। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये कि हम अमेरिका के मुकाबले में हमेशा से कम गिरे, और जिन लोगों को आज 16,000 का लेवल देखकर टेंशन आ रही है कि 16,000 आ गए, कल हम 16,240 पे बंद हुए, राइट? कितने गिरे? 250 पॉइंट। बाबा 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट वहां पर रोज नेस्डेक और डाउ गिर रहा है। तो सोचो अगर हम अमेरिका में होते तो क्या होता? करेक्ट। तो उसके मुकाबले हम कौन सा ज्यादा गिर गए? कोई ऐसा ज्यादा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम इंडेक्स के बाहर है। और आज मूड माहौल जो चेहरा उतरा हुआ है लोगों का, वो इस वजह से कि आपके पास जो स्टॉक है वो गिरे। अभी तक कोई ना, आपके पास जो नहीं है निफ्टी के बड़े बड़े वो गिरे तो ठीक है, अगर कोई निफ्टी ट्रेडर है उसी को समस्या है। बैंक निफ्टी ट्रेडर तो अभी भी इतना दुखी नहीं है, करेक्ट? निफ्टी ट्रेडर दुखी है कि यार मेरा निफ्टी नहीं चल रहा। निफ्टी के स्टॉक्स तो कोई डिलीवरी में हार्डली रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिन लोगों की कैश के स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल किसी ने पॉलीप्लेक्स भी रख रखा है, बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, आज वो भी 8% नीचे, करेक्ट। सो अब वो स्टॉक गिर रहे हैं जो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, वो स्टॉक गिर रहे हैं जहां पर प्रॉफिट है। आप सोचिए, फॉर एग्जाम्पल रुचि सोया है आज 10% नीचे। क्यों? 650 में सबको ऑफर फॉर सेल मिला है। सबको लगता है चलो कोई बात नहीं, हम 1200 में नहीं बेच पाए ना, 950 में, 1000 में तो बेच दें। पैसा तो आ रहा है ना, अभी भी 300 रुपए, पता नहीं कितना गिरेगा। तो आज की जो गिरावट है वो उन 2 तरह के शेयरों में है। एक, जहां पर प्रॉफिट है, ले लो। दूसरा, जिन शेयरों को आपको लगता था कि नहीं ये तो नहीं गिरेंगे, या जहां पर फंडिंग या लीवरेजिंग या मार्जिन फंडिंग में जो शेयरों की पोजीशन कड़ी है कैश में, वहां पर होता हुआ दिखा है। और आमतौर पर इस तरह की बिना वजह की तेज गिरावट जब पोजीशन इस तरह की होती है जिसमें पोजीशंस कटती है, तभी जाकर आप रुकते हैं। तो ये ऐसे देखा जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मार्केट के ट्रेंड के लिहाज से देखें, मूड माहौल के लिहाज से देखें, तो एक कैपिचुलेशन होना जरूरी है। अब वो हो गया या एक आध बाकी है,
ये कहना हमारे बस की बात नहीं। अगर समझो आज से सब अमेरिका में ठीक हो गया तो आपने जो खराब देखना था देख लिया, लेकिन अगर एक आध दिन अमेरिका और लास्ट में पैनिक कर जाए, दिखा दे, तो हो सकता है आप 1500 देख लें, वो हो सकता है, वो बड़ी चीज़ नहीं हो सकता है आप 5-7%, 4-5% का करेक्शन और आप देख लें मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। हम अमेरिका से 3%, 2.5% आउट परफॉर्म कर रहे हैं अब तक। जितना अमेरिका गिर रहा है डाउ, हम उसके मुकाबले में 2.5-3% कम गिर रहे हैं। करेक्ट। तो इसलिए या तो है कि हम उसको मेंटेन कर लें और वापस से बढ़ जाएं, या ये कि हम भी अमेरिका के हिसाब से आज नहीं तो 2 दिन अमेरिका पहले बढ़ जाए, हम 2 दिन बाद बढ़ना शुरू करें, ये कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि पैनिक की लास्ट स्टेज है। अब वो 1 या 2 दिन आपको निकालना, वो इसमें है ना, मतलब आप ये पूछें कि पेशेंट ना आईसीयू में है, आईसीसीयू नहीं आईसीसीयू में, और एक वो डॉक्टर बोलता है 24 घंटे निकाल दे, 36 घंटे निकाल दे तो बच जाएगा, या 72 घंटे निकाल दे तो बच जाएगा। अब अगर आप उसमें पूछेंगे इस 72 घंटे में इसकी पल्स कितनी नीचे आ सकती है, ऑक्सीजन लेवल क्या हो सकता है, तो वो कहना मुश्किल है। लेकिन ठीक है, अब तक अगर आपने पैनिक नहीं किया तो अब करके ज़्यादा क्या कर लेंगे। सो आई थिंक थोड़ा सा वो संभालना चाहिए, बट ठीक है, इसीलिए बार बार कहते हैं लिमिट में रखिए पोजीशन को, तो ये आप बच पाएंगे। रहा सवाल, ये तो ट्रेडर्स का रहा, सवाल इन्वेस्टर का, पैसा लगाने का टाइम आ रहा है, लगाना चाहिए, और उसकी राय भी हम लेंगे। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज जुड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सुनील सर जुड़ने की तैयारी में, जैसे वो जुड़ेंगे हम उनके पास चलेंगे। तब तक एक बार जल्दी से बाजार का हाल आपको बता दूं, बेहद शानदार रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली दीप देखिए ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर आकर 34,150 से बैंक निफ्टी घुमा भी क्या गजब का घुमा है। 450-500 पॉइंट की रिकवरी हुई है। निफ्टी आपका करीबन 150 पॉइंट, 250 पॉइंट रिकवर हो चुका है। आइए स्वागत करते हैं सुनील सर का। एबेकस एसेट मैनेजर LLP के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुनील सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। विशेष इसलिए कि मतलब है ना, वो मुसीबत के समय भगवान ही याद आते हैं कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो किसी ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, या फिर किसी अच्छे आदमी से पूछ लो कि करना क्या है। आज अनिल जी कोई भगवान नहीं है, नहीं, सब परेशान। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसलिए हमने सोचा कि आपसे रिक्वेस्ट की जाए कि इस मूड माहौल में जरा आपसे गाइडेंस लिया जाए। सबसे पहले तो लोग ये समझना चाहते हैं कि क्या हो क्या रहा है दुनिया भर में, हमारे यहाँ इस तरह की गिरावट की वजह क्या आप देख रहे हैं, पहले ये बताएं सर। अनिल जी, कोई भी इवेंट होने का पोस्टमार्टम करना बहुत इजी होता है, तो बाजार गिरने के बाद में हम रीजन देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा जो ये इन्फ्लेशन को लेके जो आई वुड से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी था, वो बैक टू बैक 2 इंटरेस्ट रेट हाइक हुई, एक इंडिया में 40 बेसिस पॉइंट की और एक 50 बेसिस पॉइंट की यूएस में। तब तक भी ठीक था, बट उसके बाद का जो एक बुक कहते हैं ना, एक थोड़ा सा जो माहौल बना इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन के ये और बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जी-सेक्यूल जोर से बढ़ गई। आई थिंक दैट वाज प्राइमरी रीजन। और अगर आप मोटा मोटी देखो ना, तो अनिल जी, बाजार कुछ बहाना ढूंढ रहा था लास्ट 6 महीने से रिएक्शन का। और इंडिया में हम हर बार देखते थे कि दुनिया भर में वीकनेस है, बट इंडियन मार्केट कोई ना कोई कारण से फिर से संभल जाता था। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक माहौल बन रहा था कि समथिंग हैज टू गिव अवे। और आई थिंक लास्ट 8-10 दिन में, अप्रैल तक ठीक ठाक था, लास्ट 8-10 दिन में ब्रॉडर मार्केट्स में एक पैनिक का जो माहौल हुआ है, आई थिंक उसी के वजह से ब्रॉडर मार्केट में काफी एक डीप आई वुड से ड्रॉ डाउन देखा गया है। आई थिंक ये सब बाजार का एक माहौल है। बाजार ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। ऑब्वियसली ऊपर जाने में सबको शेयर लेना रहता है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब बाजार में सेल लगता है, तब सेल में किसी को कुछ नहीं लेना होता है, सबको ऊपर के भाव में लेना होता है। तो ये इसके लिए वॉलेटिलिटी होती है, जब नीचे गिरता है तभी सबको बेचना है, जब ऊपर आता है तभी सबको लेना है। आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई। तो मार्केट में आज का जो माहौल है वो थोड़ा डरा हुआ माहौल है, और उस डरे हुए माहौल में इन्वेस्टर सोचता है कि मेरे को जो बन पड़े उतना मैं थोड़ा सा कैश क्रिएट कर लूं। आई थिंक ये थोड़ा पैनिक का माहौल है। ठीक बात है। तो सुनील जी, वैसे आमतौर पर बाजार को मजा रिएक्शन देने का तब आता है जिसका पता ना हो। अब इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ब्याज दरें बढ़ेंगी, अमेरिका में सप्लाई भी कम होंगी, पैसे की सप्लाई भी जो है लिक्विडिटी है वो कम होंगी, हमारे यहाँ भी वैसे ही माहौल है। ये सब चीज़ें तो पता है, पता होने के बाद क्यों गिर रहे हैं? और क्या फिर अब सब कुछ प्राइस में आ गया है, या अभी भी रिस्क खतरा है नीचे का? नहीं, आपने सही कहा। 6 महीने से हम सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन में भी इशू चल रहा है, तेल के भाव भी बढ़ गए हैं, थोड़ा करेंसी में भी इम्पैक्ट है, ग्लोबल मार्केट भी गिर रहे हैं। लेकिन वो बोला ना, थोड़ा सा
लोकल इन्वेस्टर्स इस सब अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे थे, और लॉजिकल था कि लॉन्ग टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। आई थिंक ये एक स्टेज ऐसा आ गया कि यहाँ पे एक करेक्शन बोलते ना, बाजार मांग रहा था, और वो करेक्शन जब हुआ तभी टेम्पररी है ना, आई वुड से थोड़ा सा एक मनोबल थोड़ा सा कमजोर हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए अनिल जी, काफी चीजें ना पॉजिटिव भी हुई है। अगर आप मेटल के भाव देखो, सब मेटल के भाव 15% नीचे हैं। तेल का भाव जो $130-135 था, वो 100-105 पे आके रुक गया है। अगर आप तेल की बात कहें तो ये 100-110 के रेंज में घूम रहा है। अगर थोड़ा सा भी इसमें एक पॉजिटिव न्यूज आती है सप्लाई को लेके, तो ऑयल रातों रात है ना $10-20 गिर जाएगा। और हमने देखा भी है लास्ट 2 दिन में तेल के भी भाव $10 गिरे हैं। तो आई थिंक हम सब अभी सोच रहे हैं कि क्या गलत हो सकता है। हम तो देखो हरदम है ना ऑप्टिमिस्ट रहते हैं। आप मेरे को कभी भी पूछोगे तो हम पॉजिटिव ही रहते हैं, और वो वर्क भी हुआ है। आई थिंक इंडिया में जो भी 20-25 साल से पॉजिटिव है, आगे पीछे वेल्थ उन्हीं की बनी है। तो आई थिंक अगर आप देखोगे तो क्या अच्छा हो सकता है, अगर आप वो सोचने लगो तो आप ये जो बाजार है उसमें आप है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजोगे रादर देन सेलिंग करने की इच्छा रखोगे। बात सही है। अच्छा, एक जो बड़ी चिंता हमारी कंपनियों के लिए भी रही नतीजों में, जिसकी वजह से सबके सेल्स वेल्स सब बढ़िया आ रहे हैं, बाकी सब ठीक है, मार्जिन्स में जाते देखते कह रहे ये क्या है अब। नहीं, जी जी जी। मार्जिन का इम्पैक्ट होना बहुत ही स्वाभाविक था। मार्च में भी था और जून में भी रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल के भाव जोर से बढ़े हैं, एनर्जी कॉस्ट जोर से बढ़े हैं, लॉजिस्टिक्स में थोड़ा इश्यू है। आई थिंक यूरोप में काफी बड़ा एक अनसर्टेनिटी का माहौल हो गया था फरवरी और मार्च में, तो मार्जिन में तो प्रेशर आएगा। लेकिन अनिल जी, आप अगर देखिए ना, सब कंपनियों के टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ही अच्छे हैं, और टॉप लाइन ग्रोथ से ये पता चलता है कि डिमांड सिनारियो इंडिया में बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, इनफैक्ट अच्छा ही हुआ है। तो हमारा मानना है कि जितना मार्जिन में प्रेशर आएगा जून के क्वार्टर में, वो मोर देन मेड अप बाय द टॉप लाइन ग्रोथ। दैट इज एटलीस्ट व्हाट आवर व्यूज। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा सर, अब 2-3 सवाल हैं जो इन्वेस्टर्स के हिसाब से। पहला तो ये कि बहुत सारे लोग तो मतलब अपने डिसीजन पर अपने आप पे डाउट कर रहे हैं कि हमने पैसा लगा के गलती तो नहीं कर दी, शेयर जो हमारे पास पड़े हैं ठीक तो है कि नहीं है, या और ख़राब होना है तो अभी बेच दें फिर बाद में ले लेंगे। तो ये सारे जो सवाल हैं लोगों के मन में, इसके क्या जवाब है? देखो अनिल जी, अनफॉर्चुनेटली है ना, काफी बड़ा सेगमेंट मार्केट का है ना, थोड़ा ट्रेडिंग कम्युनिटी का हो गया था। और वो ट्रेडिंग कम्युनिटी है ना, किसने शेयर लिया किसने बेचा उसके बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन करती थी। अबैकस ने कोई शेयर ले लिया तो 20-30-40% ऊपर तक भी लेने को तैयार थी, और किसी ने कुछ ले लिया तो उसके पीछे ले लेते थे। और ये जो सब इन्वेस्टर है ना, वो लेते टाइम तो इनको बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा सा भी बाजार में मंदी का माहौल होता है तो उनको फंडामेंटल तो समझ है नहीं, तो कोई भी भाव में बेचने को रेडी हो जाते हैं। काफी लोगों ने बहुत ओवर आई वुड से लिवरेज कर लिया होगा, तो थोड़ा लिवरेज का भी माल थोड़ा फूटा होगा। बट अगर आपके पास ऐसी कंपनियां हैं जिसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, जिसका फ्यूचर अच्छा है, तो 10-20% ऊपर नीचे में आपको ऐसे हिलने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इंडियन मार्केट, जैसा आपने भी कहा, अभी ये जो करेक्शन हुआ है, अब इंडियन मार्केट्स एक्चुअली एक लाइन में आ गए, यूएस मार्केट के लाइन में आ गए। नैस्डैक अभी भी काफी नीचे है, बट यहाँ से आई थिंक मार्केट धीरे धीरे संभलना शुरू हो जाएगा, और ग्रोथ रेट में कोई इम्पैक्ट नहीं है। चलो 7.5 के बदले 7% ग्रोथ आ जाएगी। रूरल इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, और कंपनी के नतीजे ओवरऑल खराब नहीं है अगर आप देखोगे तो। इनफैक्ट ये क्वार्टर भी ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडिया का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। तो आई थिंक अगर आपके पास ऐसे शेयर हैं जिसमें आपको समझ नहीं और आपने ऐसे ले लिया, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। बट अगर आपके पास ऐसे शेयर है जो आपने सही संभल के रिसर्च करके, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, तो 5-10% भाव ऊपर नीचे से आपका व्यू चेंज नहीं होना चाहिए। एक सवाल अब, जो नया पैसा लगा रहे हैं उनके लिए, जिनकी SIPs हैं, वैसे तो ऐसे माहौल में रखनी चाहिए, आप हमेशा कहते हैं, फिर भी डाउट होता है कि रखें या न रखें। और दूसरी चीज़ ये कि कई बार ये भी लगता है कि कहीं ग्लोबल मार्केट्स, हमारे मार्केट बड़ी मंदी में तो नहीं जा रहे हैं, 2020 वाली, 2008 वाली, तो फिर पैसा बनाए रखें इक्विटी में से या निकल जाएं पूरा, और प्लस नया जो लगाना है हाथ रोकें या लगाते रहें? देखो, अगर आप SIP इन्वेस्टर हो तो आप अभी भी आपका 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न बहुत ही अच्छा होगा।
अनिल जी, अगर आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा तो 100 का आपका 300 हुआ था, और 300 का अभी 260 हो गया है, 270 हो गया है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और आपने जो कहा 2000 या 2008, वो बहुत ही एक बोलते हैं ना सिक्स सिग्मा इवेंट है। उसके बाद में भी अगर आपने पैसा लगाया होता और उसने आपने रिटेन किया होता तो आपका बहुत ही अच्छा खासा वेल्थ बना होता। तो आई थिंक इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, जहाँ पे आपको पता है कि जीडीपी ग्रोथ आनी ही है। अगर आप मंदी वाले हो तो आप बोलोगे 5% ग्रो होगा, अगर आप तेजी वाले हो हमारे जैसे तो आप बोलोगे इंडिया 8% ग्रो होगा। बट कोई भी ये डाउट नहीं कर सकता कि इंडिया ग्रो होगा। और अगर इंडिया ग्रो होगा तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रो होंगे, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रो होंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शेयर के भाव भी बढ़ेंगे। तो आई थिंक ऐसा बड़ा कोई मंदी का कारण नहीं है। हाँ, अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो गया तो फिर आप जिंदा ही नहीं रहोगे, तो फिर आपके पास शेयर हैं कि बैंक एफडी है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट वो एक 10 सिग्मा इवेंट है, उसको छोड़ के आई थिंक वी आर गेटिंग टू अ स्टेज वेयर नेगेटिव्स आर गेटिंग मोर देन डिस्काउंटेड। ठीक अभी बात। ये फ्रिंज है, ये जो मूवमेंट में हो सकता है 2-5% बाजार और गिर जाए, हो सकता है बी ग्रुप 5-10% और गिर जाए, यू नो। बट उसको उससे ज्यादा एटलीस्ट हमारा तो व्यू नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास काफी कैश था, हम लास्ट 2 दिन से बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आज, और आगे भी चलते रहेंगे। वो कैश इसी के लिए था कि कभी मौका मिलेगा तो उसको डिप्लॉय करेंगे, तो वो करेंगे भी। और इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं, वेदर छोटे इन्वेस्टर या एचएनआई इन्वेस्टर, आजकल बहुत समझदार हो गए। यू नो, आई थिंक इंडिया इन्वेस्टर के पास काफी कैश है, और एटलीस्ट हमारा तो ये मानना है और कॉन्फिडेंस भी है कि अच्छे शेयरों में आप देखोगे तो अगले 2-4-5 दिन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत ही जोर से इन्वेस्ट करने आएंगे। ओके, तो ये एफआईज की बिकवाली और ग्लोबल मार्केट्स का माहौल और बड़े आईपीओ के बाद की अब तक की इतिहास की जो हमारी यादें हैं, उनको देख के डरने घबराने की जरूरत नहीं, शांति से बैठ रहे हैं, ये कह रहे हैं ना? सर देखो, डर तो है ना, आप स्क्रीन के सामने बैठते हो ना, हमारे को भी 25 साल के बाद में भी डर लगता है। हम इतने वो तो डरावने भगवान ने है ना अपने को सब क्वालिटी दी है, सुनील सर, डर, खुशी, दुख। सुनील सर, हम इतने डरावने, टीवी के सामने बैठते डर लगता है। बट क्या डर के आगे जीत है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक देखो, थोड़ा सा भी डिसिप्लिन अगर आप रखोगे ना, आई थिंक इक्विटी मार्केट टाइम एंड अगेन ये प्रूव कर चुका है कि आपका अच्छा वेल्थ यहाँ ही बनेगा। एक ही खाली एडवाइस है, लास्ट 6-8 महीने में माहौल ऐसा हो गया था, मैं बोलूंगा 1 साल से, कि मनी मेकिंग बहुत इजी हो गया था। आप कोई भी टिप लो, कोई भी टिप दो, 20%, 40% शेयर ऐसे बढ़ते थे, लोगों को लगने लग गया कि पैसा बनाना तो कितना आसान है। और वो जब होता है ना, तब लोग ओवर ट्रेड भी कर लेते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिसेंसी भी आ जाती है। आई थिंक वही हुआ है, और वो अभी जो हो रहा है उसका करेक्शन। आई थिंक अपने सीमा में अपना जितना वेल्थ है उसके बेसिस पे आप है ना इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, कोई ज्यादा ओवर ट्रेड मत करिए। आपको कभी भी है ना डरने की जरूरत है, और आपके रिटर्न भी ठीक ठाक है। बिल्कुल, और जब आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तो उसकी बात का वाकई में वजन होता है और मतलब होता है। तो इस मुश्किल भरे समय में सुनील सर आपने समय निकाला, क्योंकि ये वो समय है जब आपको भी अपने पोर्टफोलियो को बहुत बारीकी से देखना है। और जब आप कह भी रहे हैं आप लगातार इस मार्केट का फ़ायदा उठाकर पैसा लगा रहे हैं, कैश में पहले से थे, तो बिजी दिन और बिजी समय शेड्यूल में से आपने थोड़ा समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सुनील सिंघानिया साहब बताते हुए आपको कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबी बड़ी मंदी वाली बातें नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे करेक्शन आते हैं, बाजार में आते रहेंगे, लेकिन इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पैसा लगाने का मौका है, और वो बाजार दे भी रहा है। देखिए दीप, स्मार्ट शार्प रिकवरी आती हुई दिख रही है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, पौने 200 पॉइंट, बहुत ही ज़बरदस्त। देखो एक्चुअली मैं बताऊं, और ये बेस फॉर्मेशन की एक और टेक्निक है जो ध्यान में रखनी चाहिए। बेस फॉर्मेशन की एक टेक्निक ये है कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, और दूसरी टेक्निक ये होती है कि जो स्पीड से फॉल आए उससे शार्प रिकवरी आना जरूरी है। यस, अगर उससे शार्प रिकवरी है तो ही इसका मतलब कि बेचने वाला जितना एग्रेसिव था उससे खरीदने वाला उससे ज्यादा एग्रेसिव। एब्सोल्युटली। तो ये आपको देखनी होती है। ये कुछ चीजें जो शायद आपको किताबों में नहीं पढ़ाई जाएगी, ये शायद आप अपने अनुभव से सीखेंगे, और इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए फ्यूचर में आप भी, कि किस तरह से बेस फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस कुर्सी पे बैठे तो ऊपर से ज्ञान आएगा आपको, कोई भविष्यवाणी आकाशवाणी होगी कि जाओ बेटा बोल दो बेस फॉर्मेशन हो रहा है या बॉटम बन गया, या ये कुछ संकेत होते हैं बाजार के जो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, ये होते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए बैंक निफ्टी देखिए,
रिकवरी कितनी शार्प है ये आपको पता चलेगा। गिरने में आपने लगभग आधा पौन दिन लगाया, बढ़ने में आपने आधा घंटा पौन घंटा लगाया। ये बेस्ट फॉर्मेशन वाली चीज होती है। करेक्ट। सेम निफ्टी में देखिए, गिरे हैं आप, हैं लाल में, ठीक है, लेकिन आप चार्ट देखिए, गिरने और बढ़ने की स्पीड और ज्यादा चाहिए। अभी भी बैंक निफ्टी में वो क्लियर कट नहीं है जितना बैंक निफ्टी में। तो ये कुछ संकेत हैं जो आपको पढ़ने देखने जरूरी। अच्छा, इस बीच कुशल और अरमान है साथ में, सारे आपको स्टॉक्स की खबरें देने के बारे में। उससे पहले एक चीज आपको बताना जरूरी है। एक ऐसा स्टॉक है जिसके बोनस का इंतजार करते करते लोगों की आंखें मतलब सूख गई हैं, सूज गई हैं, जो कहना कहते हैं, और ढेरों हजारों सवाल हमारे को आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, ठीक है, कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा बोनस। ठीक है, हमने एक इन्वेस्टिगेशन किया है और वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन है। हमने रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट से बात की, हमने एक्सचेंजेस से बात की, हमने कंपनी से बात करने की कोशिश की और पता लगाने की कोशिश की कि जो सारे रिटेल इन्वेस्टर इंतजार कर रहे हैं उस बोनस का। तो एक जी बिजनेस की तरफ से बड़ा इन्वेस्टिगेशन थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में है। जबरदस्त, थोड़ी देर में आने की तैयारी में, और आप देखेंगे कि वाकई में निवेशकों को उनका हक दिलवाने के लिए हम किस लेवल तक कोशिश करते हैं, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। और थोड़ी देर में मैं आपको स्टॉक का नाम भी बताऊंगा, किस स्टॉक पर इंतजार है लोगों का। इस बीच में अगर आपको पता है या आप जानना चाहते हैं, ट्विटर है मेरे पास, जल्दी से भेजिए कौन से स्टॉक के बोनस का आपको इंतजार है, किसको लेकर आप परेशान और दुखी हैं, जल्दी से मुझे ट्वीट करिए। थोड़ी देर में हम ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन आपके सामने रखने की तैयारी में। तब तक दीप ट्रिगर्स और खबरें आइए कुशल बता रहे हैं ट्रिगर्स। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ट्रिगर्स में एफएनओ स्पेस से पेट्रोनेट, एलएनजी और पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स पर फोकस रखना है। साथ ही कैश सेगमेंट से बीएससी लिमिटेड के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। आज शाम कैबिनेट की बैठक भी होगी और साथ ही भारत और ओमान के बीच में मीटिंग्स भी होने वाली है। ग्लोबली यूएस के सीपीआई आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे आज ही के दिन में। कल के सत्र में नतीजों की लंबी सूची है, जिसमें एल&टी, टाटा मोटर्स, निफ्टी से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से आदित्य बिरला कैपिटल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, हनीवेल ऑटोमेशन, सीमेंस, अपोलो टायर्स, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। एलआईसी के शेयरों का अलॉटमेंट भी कल के सत्र में ही होता हुआ दिखेगा। साथ ही डीसीसी की अहम बैठक है, जिस पर 5G पर ट्राई की जो सिफारिश है उस पर विचार किया जाएगा। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का आईपीओ कल बंद होता हुआ दिखेगा। 538 करोड़ का ये कुल आईपीओ है। मैट्रिमनी.com पर भी फोकस रखिए, क्योंकि शेयर बायबैक को लेकर यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही एचडीएफसी बैंक और प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, पीएनजी हेल्थ, इन्होंने अपने डिविडेंड डिक्लेयर किए थे, ये एक्स डिविडेंड रेट करते हुए दिखेंगे। साथ ही भारत के लिए सीपीआई आईआईपी आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट ग्लोबली यूके के जो Q1 जीडीपी आंकड़े हैं वो भी कल के सत्र में आते हुए नजर आएंगे। साथ ही 13 मई अंत में फ्राइडे यहाँ पर निफ्टी से टेक महिंद्रा, आयशर मोटर्स और बैंकों का दिग्गज एसबीआई अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। साथ ही एफएनओ स्पेस से अल्केम लैब, स्कॉट्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बंधन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा इंडस टावर्स, ओरेकल फाइनेंशियल्स और जीएम ब्रिवरीज। साथ ही डिमर्जर की भी एक्स डेट धामपुर शुगर मिल्स में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही ग्लोबली हांगकांग के जीडीपी आंकड़े आएंगे और यूरोप के भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा मार्च के भी आते हुए नजर आएंगे 13 मई को। ओके, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं डेटा के लिहाज से और नंबर्स और इवेंट्स को लेकर भी। आइए जानते हैं अरमान के साथ आज की खबरों वाले शेयर्स भी। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। सबसे पहले प्रिज्म जॉनसन, जिसमें मुनाफा जो है वो 157 करोड़ से घटकर 20 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप आय देखेंगे तो वो 1821 करोड़ से घटकर 1789 करोड़ पर आते हुए दिखी है। कल्याण ज्वेलर्स, जिनका मुनाफा 74 करोड़ से घटकर लगभग 72 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अगर आप कंसोलिडेटेड आय देखेंगे तो वो लगभग 3050 करोड़ से घटकर लगभग 2850 करोड़ पर आती हुई दिखी है। एयरटेल के अफ्रीका के Q4 के डेटा आया है, जिसमें मुनाफा $3.2 करोड़ से बढ़कर $19 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप आय की बात करेंगे तो वो $100 करोड़ से बढ़कर लगभग $120 करोड़ पर आती हुई दिखी है। साथ ही साथ आरपू पे भी अच्छा खासा बढ़ोतरी दिखी है, $2.9 से बढ़कर $3.2 आया है। डॉक्टर रेड्डीज, जिसमें कंपनी ने HK इनोएन के साथ एक करार किया है और ये टेगोप्राजन की बिक्री के लिए कंपनी ने करार किया है और भारत समेत 6 देशों में ये बिक्री के लिए करार किया गया है। इंटरग्लोब एविएशन, आसानी तूफान की वजह से 44 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। टेक्समेको रेल, जिसमें कंपनी को लगभग 6450 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है और रेलवे से ये ऑर्डर मिला है और लगभग 2060 वैगन्स के लिए ये ऑर्डर मिला है। एलेम्बिक फार्मा, जिसमें US FDA से कुछ फेफड़े से जुड़ी कुछ बीमारी के लिए उनको दवा के लिए मंजूरी मिल चुकी है।
रॉयटर्स के हवाले से एक खबर भी है जिसमें BSNL और MTNL पर ध्यान रखिएगा, जिसमें BSNL और MTNL के नए मर्जर प्रस्ताव पर कैबिनेट नोट जल्द ही आ सकता है और नए मर्जर प्रस्ताव पर इसी हफ्ते कैबिनेट की नोट संभव है। टाटा मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी ने नेक्सॉन EV मैक्स लॉन्च कर दिया गया है और उसकी शुरुआती कीमत लगभग 18 लाख के आसपास है। असाई सोंगवान, जिसमें 19 मई को शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। अडानी पोर्ट्स, जिसमें अडानी पोर्ट्स की बोर्ड बैठक जो होने वाली थी वो टल गई है। बोर्ड बैठक 24 मई को अब होगी और ये आज जो नतीजे आने वाले थे उसके वो अब बोर्ड बैठक आगे एक्सटेंड कर दी गई है। बजाज हेल्थ केयर पर ध्यान रखिएगा, जिसमें पनोली यूनिट में कामकाज दोबारा शुरू कर दिया गया है। और एक IPO अपडेट है जिसमें प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरीज का IPO लगभग अब तक 45% बढ़ चुका है। साथ ही एक और है जिसमें वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का जो IPO लगभग 1.42 टाइम्स बढ़ चुका है। और अंत में एक ब्लॉक डील है जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक में लगभग 11.5 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानते हैं थोड़ा बाजार पर भी उनका। बिल्कुल बिल्कुल, एक के बाद एक तैयार है। पहले हिमांशु जी के लिए और उसके बाद किरण जी भी तैयार है जी। तो बिल्कुल पहले हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, क्लियरली बैंक्स की तरफ से आज जो बाजार में जो मैं कहूंगा बचाव का काम था ना, जिस तरह से 1 घंटे पहले जिस तरह का वीकनेस थी, बैंक निफ्टी ने क्रूशियल सपोर्ट्स तोड़े। और अनिल जी, मुझे लगता है कि बैंक्स में यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। स्टॉक खरीदना है वही जो आज का पिक ऑफ द डे था, कोटक महिंद्रा बैंक। अनिल जी, बहुत ही स्ट्रांगली स्टॉक ने अपनी गेन्स को होल्ड किया है। ओपनिंग लो के बाद लगातार स्टॉक गेन्स होल्ड करते हुए नजर आया और अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में एक अच्छी तेजी नजर आ सकती है। तो ऑप्शंस के जरिए अनिल जी यहाँ पर हम 1820 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 40 रुपए में। 52 और 56 रुपए के 2 टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। 34 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की राय है। मुझे लगता है यहाँ पे 1840 1850 तक के टारगेट्स आज के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, कोटक बैंक कल भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, आज भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इस पर रखनी है नजर। चलते हैं किरण जी के पास। किरण का कमाल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। डीप आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इंटरडे चार्ट्स पे इंडसइंड। तो मैं मानता हूं कि 920 का कॉल ऑप्शन जो अभी 30 रुपए 20 पैसे के आसपास मिल रहा है वो बाय करना चाहिए। 24 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स काफी बड़े हैं। पहला 45 रहेगा जो कल आने वाला है। कल के लिए 45 का टारगेट रहेगा। 45 to 50 के टारगेट देखने को मिलेंगे। 4 रुपए के रिस्क के साथ, 6 रुपए के रिस्क के साथ बिल्कुल ये पोजीशंस लेने चाहिए। आपको 45 to 50 के देखने को मिलेंगे टारगेट्स। तो जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है उसका टारगेट बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। नीचे में काफी ट्रैपिंग हो चुकी है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नए लोज लगाए, इंडसइंड ने नहीं लगाए, तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इधर देखने को मिल रहा है। तो हाई कन्विक्शन कॉल रहेगा ये। छोटे से रिस्क के साथ बड़े टारगेट्स के लिए आपको पोजीशन लेनी है और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय। 920 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको 30 रुपए में और 24 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। आइए चलते हैं आशु सर के साथ। आशु सर के पास हमारे साथ है। आशु सर, पहले तो बधाई, आपने पिछली मुलाकात कब हुई थी? परसों हुई थी। आपने पूरी तरह से अलर्ट किया था मार्केट में अभी भी पैनिक बाकी है। और सबसे बड़ी बात जो कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो पैनिक होगा वो संभाला नहीं जाएगा। आज भले ही निफ्टी बैंक निफ्टी उतने खराब नहीं दिख रहे, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक जो 5 से 20% तक गिरे हुए हैं वहां पर वाकई में भयंकर पैनिक मचा हुआ है। पहले तो एक बार अपडेट दें, अपनी राय दें बाजार के आउटलुक पर। अनिल जी देखिए, 2 चीजें हैं जो अभी भी, क्योंकि अनिल जी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो अपना लॉन्ग टर्म लॉस या स्टॉक का लॉस इंडेक्स बेच के कोशिश करता है, इसीलिए इंडेक्स में बाउंस बैक आता है। आज भी हमने इंडेक्स में बाउंस बैक देखा और अभी भी बैंक निफ्टी हो सकता है और भी यहाँ से ऊपर चला जाए अगले 1-2 दिनों के अंदर। लेकिन अनिल जी 2 चीजें, अल्टीमेट टारगेट 15,500 का निफ्टी का इंटैक्ट है, बट इंटैक्ट का मतलब ये नहीं है कि अनिल जी बाउंस बैक नहीं आएंगे, बाउंस बैक आएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट स्टॉक्स में आएंगे अनिल जी। स्टॉक्स की चोट ऐसी लगी है कि कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम तक
ये वापस नहीं आएंगे। अनिल जी, आप अभी सुनील जी का इंटरव्यू कर रहे थे, मतलब बाई चांस कई बार मैं टेम्प्ट हो जाता हूँ इतने वेटरन और इतने सीनियर फंड मैनेजर से पूछने के लिए कि अनिल जी, बहुत बार मैंने सुना है कि ये जब बोलते हैं कि उस वक्त वैल्यूएशन था, उस वक्त एक डिस्कम्फर्टिंग सिग्नल आ रहा था, उस वक्त ये इजी मनी थी, ये नॉन नेचुरल चीज है, और ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन थी, हम उसको इग्नोर कर रहे थे अनिल जी। लेकिन उस टाइम पे जब ये सब हो रहा होता है, तब कोई नहीं आके निवेशक को कहता कि पैसा लगाने का टाइम नहीं है या पैसा निकाल लो। इस टाइम पे तो ठीक है अनिल जी कि नहीं निकालना या पैनिक नहीं करना। जो डिस्कंफर्ट जब आ रहा होता है तब वो शेयर नहीं होता, और उसके 3 महीने बाद हम कहते हैं कि 3 महीने पहले आ रहा था। तो अनिल जी, मेरा बस यही डिस्कनेक्ट बहुत लोगों से रहता है कि उस वक्त ऊपर के भाव पे क्यों नहीं बात करते कि शायद निवेशक बच जाएं। और अनिल जी, अभी भी जो स्टॉक्स हैं ये पैनिक, अनिल जी कैश के स्टॉक्स, हम ये कहते हैं कि पहले कभी हम कहेंगे अपने कंफर्ट के लिए नहीं कि इंडिया यूएस से डीकपल्ड है, कुछ डीकपल्ड नहीं है अनिल जी। वहां की इन्फ्लेशन के बारे में अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज इन्फ्लेशन के डेटा थोड़े अच्छे आ जाते हैं या कम खराब आते हैं, अच्छे क्या आएंगे मतलब कम खराब आएंगे, उसमें कोई बाउंस बैक आ जाए, व्यू अभी भी वही है, अपने स्टॉक से निकलने की कोशिश करिए, स्टॉक्स को अपनी पोजीशन को संभालने के लिए एग्रेसिव सेलिंग करिए। अदरवाइज तो अनिल जी एक दिन टाटा पावर की बाय आएगी, एक दिन सेल आएगी, एक दिन ऊपर लगेगा, एक दिन नीचे का सर्किट लगेगा, इसमें मारा जाएगा सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर। किसी भी स्टॉक में अनिल जी कोई भी कन्विक्शन नहीं है लेने की। हाँ, इंडेक्स में जरूर है, अगर कोई ट्रेडर है जिससे कुछ वो करना है और अपने स्टॉक के लॉस पूरे करने के लिए अपना गुस्सा इंडेक्स पे नीचे पे मत निकालें। इसलिए इंडेक्स में आप दोनों तरफ लॉस होंगे, अपने स्टॉक का गुस्सा अपने स्टॉक पे ही निकालें, किसी भी वजह से निकालें, लेकिन इंडेक्स पे मत निकालें, क्योंकि इंडेक्स में आप इस तरह के बाउंस बैक देखेंगे। और अनिल जी 200 पॉइंट की रिकवरी आ भी गई तो क्या हो गया, कोई स्टॉक मेरा बढ़ गया या आपका कोई स्टॉक बढ़ गया? आई बुल, आईडीएफसी, मतलब आई के तो जितने अनिल जी, आई मतलब आई से तो मतलब आई बी रियल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अनिल जी आई के तो कुछ भी है, किसी भी तरह के ले लो अनिल जी, कोई स्टॉक में बाउंस बैक नहीं है। तो प्रॉब्लम स्टॉक्स में है अनिल जी, कंसिडरेबल लॉन्ग टर्म से ये डेंट है। और अनिल जी एक आपसे चीज और शेयर करनी थी, आज मैंने कहा कि जैसे वो हमारा सीरीज ऑफ राउंड चल रहा है, आज हमारी एक सब ब्रोकर की इनॉग्रेशन है रोहतक में, तो आज का इंटरव्यू मैं रोहतक से कर रहा हूँ। और अनिल जी आपको लोग कमरों में नहीं देखते, आज मैंने रियलाइज किया कि आपको लोग देखने के लिए कहाँ सड़कों पे टीवी लगा देते हैं कि आपको देखना है, मतलब इस तरह का प्यार है। और अनिल जी वो फोटो मैंने आपसे शेयर भी किया है कि जो बाहर सड़क पे टीवी लगा हुआ है और सड़क पे रोक के लोग जी बिजनेस देखते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं। और अनिल जी थोड़ा थोड़ा प्यार आपकी वजह से हमसे भी कर लेते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल आपसे तो है ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल इसलिए हम बात ये भी कर रहे थे कि देखिए वाकई में कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो नुकसान हो रहा है वो अब बर्दाश्त के बाहर का होता हुआ दिख रहा है। लेकिन खाली आई लेटर में प्लीज बाकी सब ठीक है, आईटीसी को मत रखना। पहले एक मेरा स्टॉक ऑफ द ईयर आई बुल हाउसिंग मतलब नींद खराब करके बैठा हुआ है, तो कम से कम दूसरा आईटीसी ना जाए, इतना ध्यान रखे। या मतलब मैं कह सकता हूँ कि अब तक के इतिहास में 2 कॉल आशु जी जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ खुलेआम कि जो गलत हुए हैं, एक स्ट्राइड्स फार्मा जो हमने एसआईपी में दिया था, पता नहीं हमने क्या कैसे रिसर्च किया, और सबसे बड़ी बात आज भी हमें पता नहीं चलता कि गलत क्या है, लेकिन वो स्टॉक 900 वाला 300 हो गया और मतलब बहुत ही खराब हुआ है और कभी भी वो बढ़ा ही नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और दूसरा आईबुल हाउसिंग जो गलत हो गया कि 270 280 वाला, और आज भी ये नहीं समझ में आता कि इतने खराब होने की वजह क्या, जबकि प्रोमोटर्स चेंज, मैनेजमेंट चेंज, सारी चीज़ें हैं, लेकिन होता कभी कभी कुछ चीज़ें। लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ, कोई स्टॉक अगर ख़राब हुआ है आपका हो सकता है उसमें 50% पैसा टूट जाए, 70% टूट जाए, 75% टूट जाए, लेकिन कुछ स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करके देंगे, और ऐसे और भी आएंगे। तो निश्चिंत रहें, सारे कॉल सही हो जाए तो फिर कहने क्या। लेकिन हाँ इतने गलत नहीं होने चाहिए, ये हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है असेसमेंट शायद गलत हो गया हमारे यहाँ पे, सोचा नहीं था इतना खराब होगा। हाँ ये कुछ तो कभी कभी ये भी सीख मिलती है। कई बार हम सोचते हैं कि जनरली अभी तक का मैंने कई बार स्टडी किया, देखा कि इंडिया में एक चीज़ जो है वो बहुत बड़ी है कि जब प्रमोटर बदलते हैं और नए प्रमोटर आते हैं तो मार्केट उसको पहले अब तक के इतिहास में बहुत प्रीमियम देता था, 50% 75% प्रीमियम सिर्फ इस वजह से देता था। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे हुए हैं जहाँ मार्केट ने प्रीमियम नहीं दी, उल्टा नीचे किया स्टॉक को, और ये मेरे लिए नई लर्निंग है जो इस साल की है। इस साल की ये बड़ी लर्निंग है कि ज़रूरी नहीं कि प्रमोटर चेंज होने का मतलब ये, और ज़रूरी नहीं कि हमें लगे कि बेहतर प्रमोटर आने की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया आएगी, हो सकता है, लेकिन वो जो बीच का पीरियड है कि पुराने मैनेजमेंट से नए मैनेजमेंट के पास कंपनी जाए, वो नया मैनेजमेंट अपनी स्ट्रेटेजी लाए और उस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट आने में अगर 2 साल का वक्त लग जाए
तो स्टॉक जरूरी नहीं कि आज इसको डिस्काउंट करेगा, स्टॉक बाद में डिस्काउंट कर सकता है। ये पहला और आखिरी केस नहीं है, कुछ और केसेस भी हैं जो इसी तरह का रुझान दिखा रहे हैं, जहाँ चेंज ऑफ मैनेजमेंट है लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस नहीं आ रही जानते हुए भी। सो ये एक नई लर्निंग है कि अगर चेंज ऑफ मैनेजमेंट है तब भी आपको स्टॉक किसी अच्छी प्राइस पर ही लेना है। ये मेरे लिए लर्निंग्स है, मेरे लिए सीख है। तो एक गलत कॉल डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि शायद आईबुल हाउसिंग, हमने नहीं सोचा था कि जब चेंज ऑफ मैनेजमेंट होने के बाद जब बदलाव आएंगे, जब स्टॉक की परफॉर्मेंस आएगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उस बीच में जो साल भर का समय है 3 से 4 क्वार्टर का, उसमें मार्केट ऐसा पनिशमेंट दे सकता है। तो ये है। चलिए आइए बढ़ते आगे। वक्त है चार्ट कॉर्नर का। हाँ, चार्ट कॉर्नर का कॉल लें उससे पहले एक चीज़ आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, आप में से काफ़ी लोगों ने उसे सही गैस भी किया है। वो स्टॉक है ब्राइटकॉम ग्रुप, BCG। इस शेयर के बोनस का लंबा चौड़ा इंतज़ार है। इस पर हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और ये इन्वेस्टिगेशन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, ऐसा इन्वेस्टिगेशन आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। बस एक चार्ट कॉर्नर पहले कर लेते हैं कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है डीएलएफ में खरीदारी की राय है। इसके अंदर भी एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है और एक नेकलाइन टूटी है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे 324 की एक नेकलाइन टूटी है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, डीएलएफ करेक्ट होना शुरू हुआ लगभग 405 के लेवल से, 405 से घटकर 315 तक आया और 315 के लेवल्स पर जहां इस पर एक बड़ा सपोर्ट है, वहीं पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश हारमी पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ आज के ट्रेड में दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर बड़ा ही जबरदस्त है। डीएलएफ में खरीदारी की राय है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। एक स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 322 रुपए के आसपास। 322 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 338 रुपए का, 338 का। इवेंचुअल टारगेट 345 का, जिसके लिए डीएलएफ में हमारी खरीदारी की राय है। और डिस्क्लेमर अनिल जी है कि डीएलएफ में मेरा बहुत लंबे समय से लॉन्ग टर्म का निवेश। मैं आपकी जगह होता ना कुणाल जी, तो इस तरह के पैटर्न पे कभी निवेश ही नहीं करता। निवेश करना सोचो, मैं रिसर्च भी नहीं करता, रिकमेंडेशन भी नहीं देता। लेकिन अब कुणाल जी कर रहे हैं तो ठीक है। अनिल जी हाँ, देखिए थोड़ा सुनने में असंसदीय है। हाँ, सुनने में थोड़ा नहीं, पूरा असंसदीय। लेकिन अनिल जी है, हाँ पूरा है। हाँ। लेकिन अनिल जी क्या है, ये जापानीज मूल का है तो इसलिए हिंदी अंग्रेजी का शब्द नहीं है। हाँ। तो इसलिए आहत ना हो अनिल जी। तो इसका हिंदी अनुवाद करके पैटर्न बना लो ना आप। इसका कुछ तो हिंदी में मतलब होता होगा। गूगल में डालो, आजकल तो गूगल में सब कुछ मिल जाता है, ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। चलिए आप ढूंढे, तब तक हम जी। अनिल जी, हाँ जी बताएं। अनिल जी इसके लिए एक समिति का गठन करना होगा। अनिल जी काम इस पर जारी है। नेता बनेंगे पक्का आप। जो काम ना करना हो उसके लिए कमेटी बना दी जाए। बिल्कुल 100%। बहुत बढ़िया कुणाल जी, सही रास्ते पर तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी जी। आइए सेठी साहब का करते हैं स्वागत। सदाबहार सेठी साहब अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। गुड आफ्टरनून सेठी साहब। थोड़ी रिकवरी है बाजार में, बट आज तो काफी भारी गिरावट हुई है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर आज के लिए? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए बाजार में एक्सट्रीम वोलेटाइल बाजार है। मतलब 1 मिनट नहीं लगता 50 पॉइंट निफ्टी नीचे आता है, ऊपर जाता है। बट इस बाजार में जिस तरह की गिरावट हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, मुझे लगता है अब बेचने में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए। खरीदारी करने की सलाह। 2 स्टॉक है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक फ्यूचर्स का स्टॉक। बताएं सर फिर। जो कैश मार्केट का दीपांशु आज का स्टॉक है वो एक पेपर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जेके पेपर, जो कि अभी 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है और ये अनिल जी का भी एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। निचले लेवल्स पे कई बार मैंने भी रिकमेंड किया है, चैनल पे भी रिकमेंड होया हुआ है। पेपर के प्राइजेस हम सबने देखा बहुत ही जबरदस्त तेजी में है। पेपर की डिमांड भी जबरदस्त है और हाल ही में जो नतीजे भी आए, आंध्रा पेपर के नतीजे बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे थे, फिर शेषाशाही पेपर के नतीजे भी तोड़फोड़ थे। ये लास्ट वीक आए। इस कंपनी के नतीजे शुक्रवार को आने हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बहुत अच्छे नतीजे होने चाहिए। दिसंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था। 151 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 64 करोड़ का पैट था। और आज पेपर सेक्टर के लिए एक बुलिश कारण ये भी है कि चिली, जो कि एक दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पेपर का,
वहां पे जो एक बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अपने 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज को वहां पे प्रोटेस्ट के चलते बंद किया है। उसके कारण से इंटरनेशनली भी पेपर के प्राइसेस बहुत अच्छे बड़े हैं, तो उसका भी फायदा दिखना है। मुझे लगता है इस स्टॉक को इस गिरे हुए लेवल पे, मतलब 2-3 दिन पहले 325-30 के लेवल पे ये स्टॉक था, अब आज 300 के लेवल पे आ गया। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 325 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 290 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए जेके पेपर। 290 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए। कैश मार्केट्स में भी कुछ काउंटर्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। जेके पेपर होल्ड आउट कर रहा है, 2% ऊपर है इस समय। बताएं सर, सेठी साहब, एफएनओ पिक कौन सी रहेगी? जो एफएनओ पिक है दीपांशु, आज वो एक मीडिया स्टॉक जी एंटरटेनमेंट, जो कि अभी मे फ्यूचर्स चल रहे हैं 239 के लेवल पे। मुझे लगता है इस स्टॉक पे भी एक भारी अच्छी खासी गिरावट आ गई है, और इसमें हम सबको पता है सोनी ने निवेश किया है या करने जा रहे हैं करीबन 11,000 करोड़ का, और वो हुआ है 300 रुपए के प्राइस पे। और सोनी और जी के मर्जर की अब सब जो भी दिक्कतें थी वो सब दूर हो गई, और एक बार ये जॉइंट एंटिटी वुड बिकम इंडिया लार्जेस्ट मीडिया प्लेयर, 33% का मार्केट शेयर हो जाएगा। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हो गया है, रिसेंटली भी अच्छा खासा टूटा है, अब यहाँ से मुझे लगता है रिकवरी आनी चाहिए। इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 250 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 235 रुपए का। ओके, 250 का टारगेट, 235 का स्टॉप लॉस। खरीदारी करें जी एंटरटेनमेंट फ्यूचर्स और जेके पेपर कैश में 325 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2 कॉल्स देने के लिए। जैसे सेठी साहब कह रहे हैं, अब खरीदने का वक्त है ट्रेडिंग बाउंस बैक के लिए, ना ही बेचने का। आइए जानते हैं बाजार पर क्या करना है। लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रेटजी। तो जो डाउ फ्यूचर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय, वैसा एक्शन हमारी स्क्रीन पर नहीं है। डेज हाई पर है डाउ फ्यूचर्स, 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आ रही है, 1.5% ऊपर ऑलमोस्ट नैस्डैक फ्यूचर्स है। कल भी हम देख ही रहते सर, 200-250 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स इसी समय था। आज भी देखिए 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिख रही है और 1.5% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है, तो वहां से अच्छा एक्शन है। यूरोप में 2% तक की तेजी है। कच्चे तेल में एक रिबाउंड जरूर है, बट कल की भारी गिरावट हुई तो पूरा लेवल रिक्लेम नहीं करा है, बट 105-106 पर वापस कच्चा तेल आ गया, तो वहां पर एक रिबाउंड चल रहा है। एशिया के बाजार भी आज ज्यादातर ठीक ठाक ही रहे थे। हमारे बाजार थोड़े कमजोर हैं, हालांकि थोड़े रिकवर जरूर हुए हैं। अब क्या करें? क्या करें वही तो सवाल है। 16,200 पर आ गए। दीप देखिए, पूरी रिकवरी जो बनी है, मेक नो मिस्टेक, खाली डाउ की रिकवरी की वजह से बनी है। डाउ के लिए आज बड़ा दिन है, इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं, उससे समझ में आएगा। और जो बाइडेन साहब ने कल परसों ही बोला कि मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी इन्फ्लेशन है, महंगाई मुझे काबू में लाना ही लाना है। अगर आज का इन्फ्लेशन डेटा ठीक ठाक आया तब तो ठीक, तब तो ये 2 दिनों में जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको दिख रही है वो डाउ का बेस बनाएगी। और अगर आज का इन्फ्लेशन डेटा खराब आया तो एक झटका आज डाउ जो लगाएगा फिर से वो गंदा वाला लगाएगा, और फिर कल हमारे यहाँ फिर वो जो झटका लगेगा वो कल फिर हमारे यहाँ भी फिर एक सहन करने की और ताकत नहीं। तो अब भी आपको सावधान रहना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है जी, या तो शूरवीर बन के कि भाई होगा जो देखा जाएगा, मुझे तो लेना ही है, तब तो एक अलग बात है। और दूसरा है कि भाई कोई बात नहीं, मैं 200 पॉइंट ऊपर लूंगा, 200 पॉइंट नीचे लूंगा, लेकिन मुझे शांति से लेना, मुझे और रिस्क नहीं लेनी, मतलब अफलातून काम नहीं करना है। तो तब आप एक दिन और रुक जाइए। ओके, हाँ, ये बहुत क्लियर कट है। और अगर आप ऑनेस्टली मुझे पूछेंगे दोनों में से क्या करना चाहिए, मैं बोलूँगा एक दिन रुक जाइए। ओके, देखो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हमारी कोशिश आपके पैसे बने उससे ज़्यादा ये रहती है कि पैसे बचे। यस, बचे रहेंगे तो कभी न कभी बन जाएंगे। बिल्कुल, बच्चे नहीं रहेंगे तो बनेंगे कैसे? तो इसलिए मेरे ख्याल से रिकवरी आ रही है। इस रिकवरी में भी जहां आपको मौका लगे रिस्क कम रखनी है, या आप परेशान हो रहे थे कि आज सुबह 16,000 देख लिया तो हल्का होना है तो हल्के होते रहिए जहां जहां हो सकता है। 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम। कल हमारी एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा भी, दोनों चीजें एक साथ है। तो 1 आध दिन और देख लीजिए, ठीक है। लेकिन यह कि ओवरनाइट पोजीशन दोनों तरफ की रिस्की है। गैप से कल आपको 200-300 ऊपर भी खुल सकता है, 200-300 नीचे भी खुल सकता है। तो ये तो एक बात हो गई डेटा के लिहाज से। चूंकि डाउ आज 300 ऊपर दिख रहा है, फ्यूचर कल भी दिख रहा था, लेकिन कल क्या हुआ, 1000 घूम गया दिन भर में। तो इसलिए भरोसा नहीं करना। और इतने बड़े वन साइडेड मूव के बाद जहाँ नैस्डैक 25% गिर गया, डाउ 13-14% गिर गया, तो एक आध दिन में बॉटम बनता भी नहीं, एक आध दिन में बेस भी नहीं बनता। बिल्कुल। तो 2-4 दिन तक इस तरह की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से आपका बेस बनता हुआ दिखेगा, तो थोड़ा और आपको झेलना पड़ सकता है। ये मत सोचिए कि आज मेरा स्टॉक कैश का 10% गिर गया, 20 गिर गया, आज फाइनल हो गया।
जो भाव तेजी में गलत हो सकते हैं मंदी में भी उतने ही गलत हो सकते हैं कि बहुत ही खराब हो जाए, जो कि आपको मालूम है ये तो नहीं होना चाहिए, ये क्यों इतना आया। तेजी में भी कई सारे स्टॉक्स के भाव ऐसे होते हैं जो आपको पता है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है मार्केट अच्छा मिल रहा है। सो दोनों तरफ की थोड़ी सी सावधानी अभी भी रखनी जरूरी है। अब आइए डेटा बता दूं, 16,000 के नीचे बंद नहीं होंगे, ये आपको दिख रहा है। 61 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। बचे हुए समय के लिए 3 बजे तक के लिए 16,200 मेक और ब्रेक लेवल है दीप। 16,200 के कॉल्स पर 75 लाख शेयर हैं, 50 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। 16,200 के ऊपर टिके रहेंगे तो आप 16,250 16,300 तक जाएंगे, लेकिन 16,300 आपसे पार नहीं होगा, ये लिख के रख लीजिए, क्योंकि 91 लाख शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट वहां पर बना हुआ है। तो दम तोड़ने की जगह निफ्टी के लिए दिन के दौरान वो है 16,250 से 16,300। अगर इसको पार कर जाए तो मुझे आश्चर्य होगा। डेटा नहीं दिखा रहे, करेंगे तो डाउ सर की मेहरबानी की वजह से। अगर वही 300 की जगह 500 ऊपर हो जाए तो फिर एक अलग बात है। अदरवाइज 16,250 16,300 यहाँ यात्रा संपन्न करेंगे आज की, फिर कल की कल देखेंगे। और नीचे की तरफ सीधा सपोर्ट 16,000 से पहले कोई खास है नहीं, 16,100 के आसपास है नहीं, सीधा 16,000 बनता है। बैंक निफ्टी 34,000 नहीं टूटेंगे, ये टूटेगा, ये पूरा भरोसा है। इनफैक्ट अब बचे हुए समय के लिए 34,500 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। तो जितनी रुकावट की जगह 16,300 पर निफ्टी में दिख रही है दीप, उतनी ही बड़ी सपोर्ट की जगह 34,500 पर बैंक निफ्टी में नीचे दिख रही है, क्योंकि 34,500 के पुट पे 18 लाख शेयर है, लेकिन कॉल्स में 34,500 पर 37 लाख शेयर थे, ऑलमोस्ट हाईएस्ट। उसको तोड़ के बैंक निफ्टी ऊपर टिक रहा है। तो लीडरशिप आनी ड्राइवर की सीट पे तो बैंक निफ्टी है, गाड़ी भाई चलाएगा, वो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी है। हाँ, वो कल बैंक भी था, निफ्टी आज भी है। हाँ, आज भी वो बैंक निफ्टी है, क्योंकि वहाँ 37 लाख शेयर, जिसमें से 23 लाख शेयर आज ही है, ये शॉर्ट होकर शॉर्ट में ट्रैप हो चुके हैं। तो बैंक निफ्टी मैं उम्मीद करता हूँ 34,500 के ऊपर बंद होने की पूरी संभावना है। तो ये यहाँ से आपको सीधा संपर्क दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर कट है आपके लिए। डन। आइए जल्दी से एक बार भसीन साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद आपके लिए आ रही है जी बिजनेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आइए करते हैं स्वागत भसीन साहब। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपडेट्स के साथ भारी वॉलेटिलिटी के बीच। तो अनिल जी पहले तो ये बता दूं, आज 16,000 पे बॉटम बन गया, कैपिचुलेशन हो गई, जिसने बेचना था या जो भी निकलना था निकल गया। अब यू शुड लुक फॉर 500-700 पॉइंट रैली, 16,700 तक जाना चाहिए निफ्टी कम से कम। और वो आपको दिख रहा है बैंक्स में, देखिए स्ट्रेंथ कितनी है, चाहे आप किसी भी बैंक का नाम लीजिए। अपडेट दे दूं सर आपको, L&T का था, DLF, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, BEL, चारों न्यू हाई अभी सुबह के हाई से हैं, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल है, आपको अपने स्टॉप लॉसेस बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी इज द की। लेकिन मैं यहाँ दावे से कहता हूँ DLF के रिजल्ट्स इतने बढ़िया आएंगे अनिल जी, आपको सबसे बेस्ट क्वार्टर आएगा इन मेनी इयर्स, और इस कारण से मैं इस पे बहुत बुलिश हूँ। सेम इज द केस विद लार्सन और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के तो रिजल्ट्स ही बहुत बड़े थे। एक और आपको पिक दिया था टाटा केमिकल, वो भी आउट परफॉर्म कर गया। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं और दोनों बैंक्स हैं। बताएं सर। तो अनिल जी पहले लीजिए HDFC बैंक, उसके बिना शेयर बाजार अगर बैंक निफ्टी ने जाना है वापस 38,500, तो बैंक मेरे को लगता है HDFC बैंक यहां से री रेट होएगा। उसकी बुक, उसकी ग्रोथ, सब कुछ नाउ ऑन द टेबल। तो बहुत ही बढ़िया भाव है। फ्यूचर में 1332 में मिल रहा है, 1,300 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 1420 का टारगेट, और ये जल्दी आ सकता है। HDFC बैंक विल बी द लीडर ऑफ द बैंक्स। दूसरा सिटी यूनियन बैंक, बहुत ही उम्दा नंबर आए हैं, 22-22.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 20, 127 से 28, ये दोनों मेरे टॉप पिक्स होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए 2 बैंक्स पर खरीदारी की राय, HDFC बैंक और सिटी यूनियन बैंक। भसीन साहब की तरफ से यहां पर रखनी है आपको नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, उनके लिए बिगुल है तैयार BTSTT का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। एंड एक बिगुल में 2 कॉल्स यहाँ पर दूंगा, लगभग आधे घंटे से रुका हूँ मैं। तो जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट अपॉर्चुनिटी ही डिप्लॉय करनी चाहिए एटलीस्ट अगले 2 दिनों के लिए। तो स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है यूनाइटेड ब्रीवरीज के काउंटर्स में, जिस तरीके से इसने अपनी फ्लोर को मेंटेन किया है 1440 के आसपास, एंड जो रिकवरी हो रही है मुझे लग रहा है वो रिकवरी लगभग 1510 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 1452 पे, एंड एक ही टारगेट दूंगा 1510 का अगले 1 से 2 दिनों के लिए।
जो शॉर्ट साइड पे है, मुझे लग रहा है HCL टेक का अभी भी डेटा काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट पिछले 15 दिनों से एक ऑस्किलेटिंग रेंज में लॉक्ड इन रहा है काउंटर। 1080 के आसपास काफ़ी स्टेप रेजिस्टेंस है एंड नीचे सपोर्ट अगर हम देखें तो 1020 के आसपास का प्लेस्ड है। तो अभी भी यहाँ पर बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1083 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए। टारगेट ऑन द लोअर साइड हो सकता है अराउंड 1020 का। तो ये है आपके लिए एक बाय एक सेल। यूनाइटेड ब्रूअरीज खरीदिए, HCL टेक बेचिए, सत्य जी की तरफ से। सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। बताएं सिमी जी। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। मेरे पास एक बैंकिंग सेक्टर से एक मेजर बैंकिंग में से ही एक कॉल है। पहले कोटक बैंक का कॉल आया था, उसके बाद इंडसइंड बैंक का आया था। अभी मैं जो कॉल देने जा रही हूँ वो है एक्सिस बैंक में। देखो, सुबह से मार्केट वीक है और बहुत ही वॉलेटाइल है, पर बैंक निफ्टी अभी भी डे हाई को मेंटेन कर रहा है और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक का भी पूरा सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट काफी पॉजिटिव है। एक 3-4 बॉटम बनाया है एक क्रूशियल लेवल पर 650-640 के आसपास। स्टॉक उस लेवल को हमेशा सपोर्ट लिया है उस लेवल से, और आज भी स्टॉक एक नया हाई छू रहा है, मतलब 670 का लेवल क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मार्केट का सपोर्ट मिलता है तो इसमें बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट होगा 685, दूसरा टारगेट होगा 692। ये दोनों टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 660 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक में करें खरीदारी। सिमी जी की तरफ से ये आती हुई दिख रही कॉल। तो सबको बैंक ही खरीदना है, बैंक के अलावा कुछ नहीं। तो ये आपके लिए 671 पे लीजिए, 660 के स्टॉप लॉस के साथ, 685 और 692 के दो टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है जी बिजनेस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का। और ये इन्वेस्टिगेशन है एक ऐसे बोनस का जिसका आपको, हमको, सबको इंतजार है। आइए बताते हैं आपको पूरी रिसर्च और पूरा इन्वेस्टिगेशन। BCG यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप, यह है वो कंपनी जिसने बोनस का ऐलान किया है। इस बोनस का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से लगातार रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, और एक के बाद एक कई मेल्स और कई सारे ट्वीट्स, कई सारे सोशल मीडिया पर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने बार बार सवाल पूछे हैं और बार बार ये कहा है कि सर बोनस मिल नहीं रहा है, पता लगाएं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो सबसे पहले आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार। आशीष से जानते हैं। आशीष, पहले तो बताइए कि कंपनी के बोनस का क्या इतिहास है, कब ऐलान हुआ है, कितना बोनस है, कब आना था, पूरी डिटेल्स बताइए। बिल्कुल सर, 16 जनवरी को बोनस पर जो है विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की गई थी। तब स्टॉक का भाव भी आपको साथ में बता देता हूँ, 190 रुपये जो है स्टॉक का भाव था। उसके बाद 25 जनवरी को जो है बोर्ड की तरफ से बोनस शेयर को मंजूरी होगी। 3 शेयर पे जो है 2 शेयरों को बोर्ड पे की जो है मंजूरी मिल गई, तब भाव लुढ़क के जो है 164 आ गया। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे ही खबर आती है कि बोनस पर विचार करने वाले रिटेल निवेशक खरीद लेते हैं। 191, यानी आप देखिए 16 जो जनवरी थी वो संडे था, तो आप 17 जनवरी देखें तो 191 रुपये का जो है टॉप बन गया। इसके बाद अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक में जो है कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने को मिली, और 16 मार्च की जो रिकॉर्ड डेट थी, एक्स डेट के दौरान अगर आप इसका भाव देखें तो करीब 66 रुपये था। लेकिन सर बात यह है कि रिटेल निवेशक बहुत परेशान है। सभी ये कह रहे हैं कि बाजार लगातार गिरता जा रहा है, स्टॉक अपने वो बेच नहीं पा रहे हैं। और आमतौर पर क्या होता है कि रिकॉर्ड डेट के 15 दिन के अंदर अंदर जो शेयर होते हैं आपके डीमैट खाते में आ जाते हैं, वो जो है अभी तक आए नहीं है। तो 25 जनवरी को बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी कि बोनस आने वाला है, ठीक है, और रिकॉर्ड डेट आपकी थी 16 मार्च। तो आमतौर पर आपके लिए अप्रैल के पहले हफ्ते में ये शेयर आ जानी चाहिए। बिल्कुल, 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीतना है, 5 हफ्ते निकल चुके हैं रिकॉर्ड डेट के बाद भी। जब आने चाहिए, रिकॉर्ड डेट के बाद गिनेंगे तो ज़्यादा हो गए, लगभग 2 महीने होने आए, पौने 2 महीने, 7 हफ्ते। लेकिन 15 दिन छोड़ दें, जो पीरियड वाकई में कंपनी को चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बोनस नहीं आया। अब हमारे को लगातार दर्शक सवाल पूछे, तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमने आशीष को काम पे लगाया। आशीष, कंपनी ने क्या कहा? कंपनी से आपका संपर्क हुआ, बात की आपने? सर बहुत प्रयास किया, सुबह से 9 बजे से लेके 1 बजे तक जितने भी एक्सटेंशन इनके अवेलेबल हैं, जितने भी लैंडलाइन नंबर अवेलेबल हैं, सब पे कॉल किया, कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैनेजमेंट का डायरेक्ट नंबर हमारे पास था, वहां पर भी हमने प्रयास किया, लेकिन वो नंबर जो है स्विच ऑफ आ रहा है। ओके, तो मतलब कंपनी से संपर्क, कोई संपर्क नहीं हो पाया। ओके, तो क्या कंपनी से संपर्क नहीं हो पाया, उसके बाद क्या आपने किसी और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट वगैरह किसी से बात करने की कोशिश की?
बिल्कुल सर, बहुत कॉल किए मैंने रजिस्ट्रार्स को भी। और रजिस्ट्रार जो है आरटीएन के, इनसे मेरी बात हुई और बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर। बात हुई। तो अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का, इस पूरी रिसर्च का जो क्रक्स है, मैं वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये बातचीत है आशीष की इस कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ। रजिस्ट्रार को फ़ोन किया ये जानने के लिए कि एक इन्वेस्टर के तौर पर हम ये जानना समझना चाहते हैं कि बोनस कब आएगा। आपकी आंखें खुल जाएगी जब आप ये कन्वर्सेशन, ये बात सुनेंगे। तो मैं आपको वो टेप सुना रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। सुनिए आशीष ने कंपनी के रजिस्ट्रार से क्या बात की। हेलो सर। हेलो। यस सर। मुझे ब्राइट क्राउन ग्रुप का जो बोनस इशू है ना, इसके बारे में और 20 दिन लगेंगे सर, और 20 दिन लगेंगे। लेकिन क्यों लगेंगे मैडम 20 दिन? आप आरटीए हो ना? मुझे कुछ भी नहीं पता। आरटीए रहने से दे आर नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। मेरा मोबाइल भी दे आर नॉट रिसीविंग। कॉन्टेक्ट पर्सन मिस्टर अजय, प्लीज कॉल देयर एंड आस्क देम। आई विल। मैडम मैं कॉल करूंगा उनको। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कंपनी आपका भी जवाब नहीं दे तो मेरा क्यों उठा रही है? कंपनी, नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी। ओके, सो कंपनी इज नॉट आंसरिंग योर कॉल्स? नो। Why is it no one from the company is answering your call? I am giving you the number, you call them, no sir. आपको जो जो क्वेश्चंस करना है, you have the authority to ask them, okay? मैडम मैं क्या समझना चाहता हूँ कि अगर कंपनी आपका ही फोन नहीं उठा रही तो मेरा क्यों उठाएगी? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? आप समझ रहे हो ना? सर मैं आई एम गिविंग द, आई डोंट हैव द पेशेंस सर। मैं 8 बजे से हर एक इंसान को, हर एक इन्वेस्टर को मैं बोले जा रहे सर 4 हफ्तों से। मेरे को और उतना पेशेंस नहीं है सर। प्लीज कॉल टू द कंपनी प्लीज। ओके, तो आप आरटी अभी तक बने रहोगे आप? सर प्लीज। आशीष, ये तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हुई। सीधा मुंह पे फोन ही पटक दिया किसी ने। सर बहुत प्रयास ऐसा तो मैंने ही कभी नहीं किया बॉस होने के बावजूद। ये तो हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मजे की बात, इसको देखिए। पहली चीज, आशीष ने सवाल भी पूरा नहीं पूछा और स्टार्टिंग में सीधा उन्होंने बोल दिया कि नहीं टाइम लगेगा, 20 दिन लगेगा। करेक्ट। दूसरा, सुबह से हर इन्वेस्टर यही सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब ये पहले और आखिरी नहीं है। और तीसरा, 4 हफ्ते और लगे। एक बार मैं फिर से आपको ये सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि कई बार होता है ना कि रिकॉर्डिंग जब आप सुनते तो आपको पूरा ध्यान नहीं रहता। ये 3 पॉइंट पे गौर फरमाइए। पूरा सवाल पूछे बगैर उनका जवाब तैयार है। कितने फ्रस्ट्रेटेड आरटीए एजेंट है, आरती कंसल्टेंट इनके आरटीए एजेंट है। जरा एक बार फिर से सुनिए। हेलो सर। हेलो। यस सर। मुझे ब्राइट क्राउन ग्रुप का जो बोनस इशू है ना, इसके बारे में और 20 दिन लगेंगे सर, और 20 दिन लगेंगे। लेकिन क्यों लगेंगे मैडम 20 दिन? आप आरटीए हो ना? मुझे कुछ भी नहीं पता। आरटीए रहने से दे आर नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। मेरा मोबाइल भी दे आर नॉट रिसीविंग। कॉन्टेक्ट पर्सन मिस्टर अजय, प्लीज कॉल देयर एंड आस्क देम। आई विल। मैडम मैं कॉल करूंगा उनको। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कंपनी आपका भी जवाब नहीं दे रही तो मेरा क्यों उठा रही है? कंपनी, नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी। ओके, सो कंपनी इज नॉट आंसरिंग योर कॉल्स? नो। Why is it no one from the company is answering your call? I am giving you the number, you call them, no sir. आपको जो जो क्वेश्चंस करना है, you have the authority to ask them, okay? मैडम मैं क्या समझना चाहता हूँ कि अगर कंपनी आपका ही फोन नहीं उठा रही तो मेरा क्यों उठाएगी? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? आप समझ रहे हो ना? सर मैं आई एम गिविंग द, आई डोंट हैव द पेशेंस सर। मैं 8 बजे से हर एक इंसान को, हर एक इन्वेस्टर को मैं बोले जा रहे सर 4 हफ्तों से। मेरे को और उतना पेशेंस नहीं है सर। प्लीज कॉल टू द कंपनी प्लीज। ओके, तो आप आरटी अभी तक बने रहोगे आप? सर प्लीज। गजब, वाह। अब जब आरटीए से कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, बात हुई, आशीष मेरे पास आए, मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई कि सर ये हुआ है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, एक काम करिए, अब आप लगाइए फोन एक्सचेंजेस को। एक्सचेंजेस से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या है। अब आशीष बताएंगे आपको अगली स्टेप। एक्सचेंजेस से आशीष ने क्या क्या बात की, बताएं आशीष। सर एक्सचेंजेस से भी बात की, मामला समझाया कि कैसे रिटेल निवेशक जो है परेशान है, और एक ही जवाब मिला जो आरटीए ने भी दिया कि नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी। लेकिन सर हैरत की बात है कि 28 अप्रैल को कंपनी ने खुद जानकारी देकर ये बताई है कि उनकी तरफ से ये पूरी प्रोसेस पूरी हो गई है। उनको एक्सचेंजेस के गो हेड का एक इंतजार है। एक्सचेंजेस से जैसे ही गो हेड मिल जाएगा, बोनस शेयर की जो है लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन एक्सचेंजेस ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। हफ्तों से वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज सुबह से मैंने काफी सारे कॉल्स उन्हें कर लिए थे, तब एक्सचेंजेस के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव बना और उन्होंने फिर से प्रयास बोल के किया ना कि बिजनेस से बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बता के किया, आइडेंटिटी बताकर किया, आइडेंटिटी बता के किया। और उसके बाद उन्होंने फिर से प्रयास किया और मैनेजमेंट से उनकी बात हुई। तब मैनेजमेंट ने फोन उठाया और बात करके ये कहा कि देखिए इनके जो है काफी सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुए हैं, कुछ शेयरों में लॉक इन है, जिसके चलते वो सेबी से कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। इसके चलते ये अभी तक प्रक्रिया हो नहीं पाई है। वो 1 दिन की मोहलत, 1 दिन का समय जो है वो और मांग रहे हैं।
ओके, मतलब मैनेजमेंट नहीं, एक मिनट, एक दिन में लिस्ट शेयर्स मिल जाएंगे, एक दिन में जवाब देंगे? एक दिन की मोहलत और मांग रहे हैं जवाब देने के लिए, जवाब देने कि कब तक क्या होगा। तो चलिए, अब फाइनली इस पूरे प्रोसेस में ये पता चला है कि मैनेजमेंट शायद जल्दी ही एक्सचेंजेस को बताएगा कि कब उनका बोनस शेयर इशू करने का ट्रांसफर करने का इरादा है। तो प्रोसेस ये रहेगी, पहले बोनस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे, राइट, और वो बोनस शेयर उसके बाद लिस्ट होंगे, जो एक्सचेंज नोटिफिकेशन जारी करेगा कि ये ISIN नंबर के शेयर्स लिस्ट हो गए, अब आप इन्हें बेच सकते हैं। तो आशीष, क्या ये उम्मीद की जाए कि कल एक जवाब मिलने की संभावना है? ये काम खत्म नहीं हुआ, आपको कल फिर फोन करने एक्सचेंज? बिल्कुल सर, फॉलो अप करेंगे। थोड़ी सी खुशखबरी, थोड़ी राहत है, खुशखबरी तो नहीं कहेंगे, राहत है, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से फाइनली थोड़ा सा कंफर्मेशन आ गया है, वो भी एक्सचेंजेस को आया है, और एक्सचेंजेस के द्वारा हमें मालूम पड़ा ये बात कि वो एक दिन का समय और मांग रहे हैं। तो चलिए, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट से कि प्लीज़ जो भी प्रोसेस जहां बाकी है, अगर आपके एंड पर बाकी है तो आप पूरी कीजिए, अगर एक्सचेंजेस या कहीं और एंड पर बाकी है तो उसे पूरा करवाइए। कोई भी एक्सचेंजेस, कोई भी रेगुलेटर बिना मतलब आपको लटका के नहीं रखेगा। कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में कमी होगी, कोई प्रोसेस, कोई पेपर्स में कमी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन में कमी होगी। अगर वो नहीं होगी तो एक्सचेंज हमारे बोलने पर कंपनी को तो फोन करने से रहे, करेक्ट। अगर एक्सचेंज ने हमारे बोलने पर, हमारे रिक्वेस्ट करने पर कंपनी को संपर्क किया, मेरा निमंत्रण भी है मैनेजमेंट से, आकर साफ करें, इन्वेस्टर्स को बताएं कि क्यों उनके बोनस शेयर लिस्ट नहीं हो रहे, और होंगे तो कब तक होंगे। और जरूरी नहीं आप हमें ना भी बताना चाहें, कोई बात नहीं, आप एक्सचेंजेस को जवाब भेज दें अपना, ताकि इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी रहे। अगर 15 दिन में बोनस आने हैं और 1.5 महीने 2 महीने तक बोनस नहीं आएंगे, और इस तरह के मार्केट में जो लोग बेचकर निकलना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत तनाव की बात है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और आशीष, जब तक फाइनल सॉल्यूशन ना पता चले कि कब हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, तब आपको फॉलोअप करना है। जी सर, ये क्लियर। अच्छा, अब एक बार जरा डिटेल वो हिस्ट्री बता दें स्टॉक प्राइसेस की, ताकि कई सारे इन्वेस्टर को ये पता रहे कि भाई उन्होंने जो शेयर खरीदे हैं, क्योंकि अब देखिए एक्स बोनस तो हो गया, तो एक तो पहले ये बताएं कि जब बोनस इशू की बात आई तब शेयर का दाम क्या चलता था? तब सर जब खबर आई थी बोनस की, तब 190 रुपए था भाव। ओके, और उसके बाद 16 तारीख को कंफर्मेशन आया कि बोर्ड विचार कर रहा है बोनस के ऊपर। तो 16 तारीख जो थी, 16 जनवरी, वो संडे था, तो मंडे अगर आप देखें तो भाव हो गया 190 रुपए, वो उस दिन पीक आउट हो गया। अच्छा, जिस दिन बोनस का ऐलान किया उसी दिन पीक? हाँ, मतलब वो संडे था, दूसरे दिन आप मंडे ले लीजिए। राइट। तो 17 तारीख को आप देखें तो करीब 190-191 के करीब का जो है भाव था। इसके बाद 25 को जो है रेशियो आ गया, यानी 3 शेयरों पे जो है 2 शेयर आपको मिलेंगे। तभी भी भाव देखे तो थोड़ा सा गिर गया था, 164 रुपए भाव आ गया था। उसके बाद कम बोनस हुआ 14 तारीख को, 14 मार्च को, और एक्स डेट अगर आप देखें तो 15 की थी, तब 66 रुपए भाव हो गया। बिल्कुल। और ये मतलब अभी एक्स डेट के बाद 66 रुपए, अभी भी मेरे ख्याल से 65-66 रुपए के आसपास है, उसके आसपास, करेक्ट। तो अब शेयर आएंगे तो ही आप बेच पाएंगे, यानी कि अगर आपके पास पहले 2 शेयर थे, नहीं 3 शेयर थे, 3 शेयर पे 2 शेयर बोनस आए, करेक्ट, तो अब आपके पास हो जाते हैं 5 शेयर। उन 5 में से 3 शेयर तो आपके अकाउंट में होंगे, लेकिन जो पहले वाले, लेकिन 2 आने बाकी, करेक्ट। और अगर आपने वो शेयर समझिए 190 में, राउंड फिगर में 200 रुपए मिलिए फॉर एग्जांपल, तो आपके 3 शेयरों की कॉस्ट होगी 600 रुपए, 200 रुपए मिलिए, राइट। अब वो हो जाएंगे आपके 5 शेयर, तो एक शेयर की कॉस्ट कितनी होगी? 125 रुपए। भाव क्या चल रहा है? 65 रुपए। 125 रुपए का शेयर, 65 रुपए, और उसके ऊपर आप बेच नहीं पा रहे हैं। बस ये समस्या है, और ये कोई छोटी समस्या नहीं है। अगर भाव ऊपर नीचे हो, इन्वेस्टमेंट आपका सही गलत हो, वो रिस्क इन्वेस्टर की हमेशा होती है, लेकिन खरीदने या बेचने का मौका उसे ना मिले क्योंकि उसके पास शेयर नहीं है, तो ये चीज गलत है। सो 125 रुपए की कॉस्ट वाला शेयर आज 65 रुपए में ट्रेड हो रहा है और इन्वेस्टर बेच नहीं पा रहा है। इनफैक्ट अगर किसी ने प्री बोनस लिया तो उल्टा उसके शेयर कम हो गए, भाव का वैल्यू कम होगी, जबकि वो 200 रुपए के हिसाब से खरीद के बैठा है, लेकिन आज वो 3 शेयर ही उनकी वैल्यू कम हो गई, और बचे हुए 2 शेयर कब आएंगे पता नहीं। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ों का सॉल्यूशन हो, और शायद ये पहला और आखिरी मौका नहीं है जहाँ पर बोनस शेयर क्रेडिट होने में वक्त लगता है। आई थिंक एक्सचेंजेस इस मामले को लेकर कुछ न कुछ ऐसा नियम बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बोनस शेयर में कुछ करना तो होता नहीं जी, करेक्ट। बोनस शेयर में एक एक्स्ट्रा शेयर ही तो आपको देने, स्प्लिट में एक्स्ट्रा शेयर ही देने। तो अगर कोई कंपनी बोनस शेयर दे रही है तो फिर उसको प्रोसेस तो पता है बोनस शेयर कैसे लिस्ट होता है। मुझे तो लगता है ये 15 दिन भी क्यों, 15 दिन की जरूरत क्या है बोनस शेयर लिस्ट कराने में? IPO 7 दिन में लिस्ट हो रहा है, तो बोनस शेयर के लिए 15 दिन क्यों? हम किस जमाने में हैं?
इतने की ज़रूरत ही नहीं है। शायद हम कुछ अगर इसमें प्रोसेस फिर से देखें और कर पाएँ तो बोनस शेयरों की लिस्टिंग तो तुरंत ऐसे 2 दिन में होनी चाहिए। आज बोनस शेयर रेशियो अनाउंस किया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपकी रिकॉर्डेड हो गए क्रेडिट, आराम से खरीदिए बेचिए। आई थिंक उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। कुणाल जी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं अनिल जी, अनेकों लोगों के मेरे पास फोन आए ब्राइटकॉम को लेकर। अनिल जी 3-4 रुपए का शेयर होता था, 100 के ऊपर चला गया, लोग अनिल जी इसके दाम बढ़ते देखते रहे और अब अनिल जी इस तरह से गिर रहा है। तो अनिल जी दाल में कुछ ना कुछ काला, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अनिल जी जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूं वो है कि आपने अनिल जी आज एक नया मानक स्थापित किया है और वो है अनिल जी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, खोजी पत्रकारिता का। तो अनिल जी बहुत गजब की स्टोरी लगी और ये जो अनिल जी आपने संवाद सुनाया अनिल जी, इस तरह से बहुत लोगों की आंखें खुलेंगी। बहुत से लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। तो अनिल जी आपको ढेरों बधाई और आशीष को भी बहुत बहुत बधाई। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद सर। और ये बधाई सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब जिनको जाती है वो है हमारे दर्शक। एक्चुअली मैं बताऊं, इसमें कोई न मेरा दिमाग है न किसी और का दिमाग है। इंसिडेंटली कभी कभार ऐसे मैसेज आते नहीं है। आज अचानक से मेरी नज़र में शो करते करते बीच बीच में कभी कभी ट्विटर पे चले जाता हूँ, जब मुझे दीप थोड़ा सांस लेने का मौका देते हैं तो मैं घुस जाता हूँ, देखता हूँ तो अचानक से ब्राइटकॉम 3-4 मैसेज एकदम मेरे सामने पॉपअप हुए। तो मैंने कहा चलो इसका मतलब कुछ तो है, देखा जाए। मैंने तुरंत आशीष को बोला रिसर्च बनाए और आशीष ने रिसर्च बनाई, रखी सामने रखी, फिर हमने डिटेल की। फिर मैंने आशीष को कहा भाई इस स्टेप पे आगे बढ़ो, पता लगाने की कोशिश करो। तो ये हमने कोशिश की। आशीष सर, सीधी सी बात है कि अगर सही जवाब इन्वेस्टर्स को मिल जाए कि भाई क्या प्रोसेस है, कब होने वाला है, ट्रांसपेरेंसी रहे, तो इन्वेस्टर पैनिक नहीं करेगा। नहीं तो अगर शेयर खरीद कर 2-2 महीना अगर अटक जाए, ऐसे मार्केट में बेच न पाए तो करेंगे क्या? बताएं सर। अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं अनिल जी और इसी मुद्दे पे आपसे बात ये भी कई बार करने की कोशिश करता हूँ। अनिल जी, जो मैं जब शहर छोटे छोटे शहरों में घूमता हूँ, इतने गलीबल और इतने मतलब सीधे इन्वेस्टर्स हैं और वो आपको हमारी या हम जैसे लोगों की बात को इतना वजन रखते हैं, इतना मानते हैं अनिल जी, मतलब देख के मतलब इतना ओवरवेलमिंग लगता है और उतना प्रेशर अपने ऊपर आ जाता है। अनिल जी एक तो चीज मुझे आशीष की तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने प्यार से आशीष बात करता है, मतलब मेरे तो जैसे होता है ना पगले रुलाएगा क्या, मतलब इतने प्यार से आशीष ने बात की है। मतलब ट्रेनिंग का कमाल है सर, बाकी ट्रेनिंग का कमाल है। बाकी हमारे पास अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी है, जर्नलिस्ट भी है, आप जैसा चाहे वैसा वाला करवा सकते हैं। अनिल जी आज आप ना सुबह एक बात बोल रहे थे कुछ दीपांशु से व्हाट्सएप इंडस्ट्री के बारे में जी, कि कहाँ से पता चला ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री जी। अनिल जी मैं तो एक तेजी का बहुत बड़ा हैजर्ड, जिसको मैं अगेन मेरे पेरिल्स ऑफ बुल मार्केट में मैंने ये भी कवर किया हुआ है, व्हाट्सएप इंडस्ट्री। अनिल जी व्हाट्सएप इंडस्ट्री सर्कुलेट करती है मैसेज के 1990 में जिसने 10,000 रुपए का सिप चालू किया, आज वो कितने करोड़ों का है। अनिल जी तो मेरा मुझसे कोई पूछता है कि हमें कुछ ऐसी चीज बताओ कि ऐसे में इन्वेस्ट करें, इन सबके बनते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि 1990 में मेरे पास अगर ये मैसेज आता तो मेरी सैलरी 1500 रुपए थी, तो मैं तो 10,000 नहीं लगा सकता था। और अनिल जी मैं इसको अगर 10 साल आगे फॉरवर्ड भी कर दूं, 2001 में मैं भी ब्रोकिंग में था, शायद आपने भी ब्रोकिंग करियर स्टार्ट किया था, मतलब कुछ तो अंदाजा आपको भी अपने पैकेज का होगा और मुझे भी पैकेज का होगा। तो शायद 10,000 तो मैं तब भी नहीं लगा सकता था कि मैं 10,000 सिप चालू कर देता अपना घर खर्च के बाद भी। तो अनिल जी ये तो जिस तरह की कैरिड अवे वाले ये मैसेजेस होते हैं ना, ये बुल मार्केट में, मैं इनको बोलता हूँ बुल मार्केट एजेंट्स हैं ये इतना कलर कर देते हैं लोगों को, वो करोड़ों का दिखा के। सिमिलर मैसेज अनिल जी जैसे विप्रो और इन्फोसिस किसी ने 2000 में लिया होता तो आज वो इतने करोड़ का हो गया एशियन पे। अनिल जी आपके 6 लाख फॉलोअर्स हैं, आप 6 लाख को अभी ट्वीट डालोगे, किसके पास वो 2000 का इन्फोसिस, विप्रो या सन 2000 का पड़ा हुआ है। हाँ अनिल जी आप पूछोगे कि जेपी से लेके रिलायंस इंफ्रा, यस बैंक, आइडिया, ये DHFL, आईबुल पड़ा होगा। तो क्या अनिल जी ये स्टॉक आज अगर 5 साल 4 साल पहले रिवाइंड करके देखिए समेत मेरे के हम लोगों ने रिकमेंड नहीं किए थे, तब अनिल जी हमें लगता था ये वो हो जाएंगे। तो हाइंडसाइट की बातें होती हैं। इसलिए अनिल जी कोई मुझसे मैं कहीं जाता हूँ, कहते हैं कोई ऐसा शेयर बता दो जो 5 गुना 4 गुना हो जाए, तो मैं कहता हूँ व्हाट्सएप पे ही होगा, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है आशीर्वाद। लेकिन यही हमारे लिए लर्निंग से सीख है जो हम कर रहे हैं। और मैं सीधी सी बात है, मैं कई बार कहता हूँ कि अच्छा काम करने के 2 ही तरीके हैं, या तो हमारे कॉम्पिटिटर्स मजबूत हो या हमारे दर्शक मजबूत हो। दोनों डिमांडिंग होंगे तो अच्छी क्वालिटी निकल कर आएगी। अगर दोनों कमज़ोर हैं तो चल रहा है ना, चलने दो, क्या है। मतलब दूरदर्शन के ज़माने में दूरदर्शन ही चलता था, उसी को देखना पड़ता था। कृषि दर्शन भी लोग पूरा देखते थे। एक शो आता था साप्ताहिकी, किस को पता है? नहीं पता है, वो भी हम पूरा देखते थे। साप्ताहिकी वाले शो में मालूम है क्या खास बात थी? पूरे हफ्ते दूरदर्शन पे किस दिन कौन सा प्रोग्राम आएगा
उसकी डिटेल आती थी, आधा घंटे का शो था। हाँ, वो भी हम पूरा देखते शो थे। क्या है? शो साप्ताहिक की क्या बात कर रहे हो, ये सब हमने देखा हुआ है। हाँ, हमारा बचपन कोई कम एडवेंचरस थोड़ी रहा है, मतलब वो भी जमाना होता था, राइट। और तब हम सुनते थे, हमारे कुछ मिलने वाले होते थे, वो अमेरिका में रहते थे, वो कहते थे कि अमेरिका में तो हमारे 70-80 चैनल होते हैं, पूरी एक बुकलेट आती है आज दिन पे, और हम लोग बड़ा सरप्राइज करते थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। आज देखो हमारे 500,000 कितने चैनल है भगवान जाने। बाकी तो बंसल जी ने भी कृषि दर्शन से लेकर साप्ताहिक की सब कुछ देखी है, हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, आपने पूछा किस किसने देखा है, तो अनिल जी ऐड कुछ नहीं करना है, साप्ताहिक ही देखा अनिल जी। और अभी 2 दिन पहले आपने अनिल जी बोला था 9:30 बजे अनिल जी नए गाने आते थे। हाँ। 9:30 बजे अनिल जी विविध भारती पे नए गाने बजने शुरू होते थे, तो सब अनिल जी हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट यही होता था। बिल्कुल ये बात सही है। और शाम को आते थे वो देश के जवानों के लिए, फौजियों के लिए गीत आते थे, और चित्रार आता था बुधवार और शुक्रवार को, सबसे हॉट फेवरेट प्रोग्राम होता था। करेक्ट। हाँ, तो वो भी टाइम था। चलिए बढ़िया है। तो चलिए, लेकिन ऐसा आपकी भी अगर कोई वाकई में इस तरह की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जो आप चाहते कि हम उठाएं, जिन पर हम कोशिश करें मैनेजमेंट से या एक्सचेंजेस से आपको क्लेरिफिकेशन दिलवाने की, बिल्कुल आप प्लीज़ हमें लिखिए। हाँ, ये ज़रूर है कि लिखते बार बार ये पूछना शुरू हो कि क्या हुआ क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन करने में, बात करने में, पता करने में, फैक्ट्स फिगर निकालने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, क्योंकि जब आप किसी पर सवाल उठा रहे हैं तो पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं सही है या नहीं। मैनेजमेंट को निमंत्रण है, अगर वो आकर बात करना चाहें तो हम तैयार हैं उनका पक्ष भी सुनने के लिए, रखने के लिए। बात हो पाती तो हम उनका पक्ष जरूर रखते हैं, नहीं हो पाई तो हमने हमारे हिसाब से जो हम आरटी एजेंट से बात कर पाए, जो एक्सचेंजेस से बात कर पाए, वो हमने आपके सामने रखी। थैंक यू वेरी मच आशीष, शुक्रिया आपका। आइए, तैयार है हिमांशु जी बिगुल के साथ। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, एक सेक्टर जिसमें एक थोड़ी सी वीकनेस बढ़ते हुए नजर आ रही है वो फर्टिलाइजर स्पेस। देखिए, जीएनएफसी के कल नंबर्स आए, उस नंबर्स पर एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, लेकिन नंबर से पहले भी स्टॉक काफी करेक्ट हुआ, और आज अनिल जी एक मेजर डिक्लाइन स्टॉक में आते हुए देखने को मिल रही है। और इस स्पेस के और स्टॉक्स में भी अनिल जी जो चार्ट्स हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे, तो अनिल जी यहाँ पर बिकवाली करके चलना है चंबल फर्टिलाइजर में। ये भी अनिल जी एक कमजोर चार्ट दिख रहा है, और मुझे लगता है कि करंट लेवल्स 407-408 रुपए के आसपास के हैं। मेरा मानना है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 380-375 तक के टारगेट्स दिखाने के लिए तैयार है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स के फ्यूचर्स में अनिल जी बिकवाली करेंगे 408-410 के जोन में, 418 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 395 का पहला टारगेट, 380 का दूसरा टारगेट, और अल्टरनेटिवली अनिल जी चंबल फर्टिलाइजर में 400 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं 14 रुपए के आसपास। यहाँ पर 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 20 और 24 रुपए तक के 2 टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर जीएनएफसी की गिरावट के बाद अब लग रहा है कि ये भी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है 395 और 380 के टारगेट्स के लिए। आइए, कैश का ऑप्शन जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून जय, बताएं, बैंक निफ्टी लगातार दूसरे दिन आउट परफॉर्म करते हुए क्या करना है इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। बिल्कुल दीप, अच्छा खासा बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट निफ्टी पर एकदम सही लेवल से आज रिवर्सल देखने मिला है। दीप, सुबह हमने एक लॉन्ग स्ट्रैंगल इनिशिएट किया था निफ्टी पर 16,000 का पुट और 16,400 का कॉल। अगर आप 76 पे हमने इनिशिएट किया था, 117-118 का हाई लगाया दीप, एंड अब हमने प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दी। इनफैक्ट आज का लो अगर आप देखेंगे तो स्पॉट में 15,992 का है। सो एक्सपेक्ट किया था 16,000 के आसपास आना चाहिए, या तो 16,400 के आसपास जाना चाहिए, नीचे की तरफ आते हुए देखने मिला। सो आइदर ऑफ द स्ट्राइक अचीव हो गया। एंड अब दीपांशु खरीदना है हमें 16,400 का कॉल 100 रुपए पर मिल रहा है, 100 पर मिल रहा है, इसको खरीदे। बट ये 19 मई की एक्सपायरी का है दीप, कल की एक्सपायरी का नहीं है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का है। 100 पर खरीदे आप, 16,400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी पर। दीप, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 46 पर। टारगेट बन रहा है इसका 157 एंड 178। सो 157, 178 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 16,400 का कॉल 19 मई की एक्सपायरी का। दीप, ये 16,000 का लेवल ही मैं देख रहा था, आई मीन, और ये रेंज थी। इनफैक्ट ये रेंज अभी भी है, रेदर आई वुड से 16,000 निफ्टी नीचे पे और 16,400 ऊपर। अब नीचे की रेंज तो टेस्ट हो गई,
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 16400 टेस्ट हो सकता है अगेन टुमारो। आई अंडरस्टैंड कि वीकली एक्सपायरी का प्रेशर रह सकता है, बट देन 16000 इज की फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। दीप अगर वो होल्ड कर जाता है फिर से, या तो जो भी होल्ड किया, देन आई थिंक देयर कैन बी सम शॉर्ट कवरिंग। मीडियम टर्म ट्रेंड डाउन है, बट एक शॉर्ट कवरिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अच्छा, एक चीज बताइए जय, बढ़िया है कि आप अगले हफ्ते का 16400 का एक्सपायरी का ऑप्शन दे रहे हैं, अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, कि इसमें मामला बन सकता है, यानी कि कल और आपको निकालना है वॉलेटिलिटी के हिसाब से। कल की वीकली एक्सपायरी, आज रात को यूएस के डेटा भी आ जाएंगे। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई, जो मजबूत दिख रहा है बैंक निफ्टी, उसका ऑप्शन आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका क्या कोई खास वजह? नहीं अनिल जी, आपका क्वेश्चन एकदम सही है अनिल जी। बैंक निफ्टी 2 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट वहीं पे मुझे देना चाहिए था और राइट भी है। बट देन अनिल जी, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत प्राइसिंग देख रहा था, तो मुझे प्राइसिंग में रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे थोड़ा बेटर मिला कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी में। जो रिस्क रिवॉर्ड एज वेल एज प्राइसिंग, ये 2 चीज के कारण मैंने निफ्टी अनिल जी चूज किया है। तो बैंक निफ्टी में अनिल जी रिस्क रिवॉर्ड इतना सही से बैठ नहीं रहा था जितना निफ्टी में बैठ रहा है। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड निफ्टी में बेहतर है और थोड़ी आउट ऑफ द मनी कॉल दी है। 16400 की कॉल खरीदी है अगले हफ्ते की एक्सपायरी की। ये है आपके लिए जय की तरफ से राय। इस बीच कुछ काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा स्पाइक भी आपको आते हुए दिखा है। हैवेल्स थोड़ा मूव करते हुए दिख रहा है, इस पर रखिए नजर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, सीजी कंज्यूमर, इसके चार्ट देखिए, इस पर एक अच्छा स्पाइक आ रहा है। सिमी जी जरा देखिए, सीजी कंज्यूमर अच्छे मोमेंटम है, क्या राय है इस काउंटर पर? मुझे लगता है दीपांशु, सीजी कंज्यूमर भी आज इंटरडे के लिए अगर कोई ले रहा है तो स्टॉप के साथ होल्ड कर सकते हैं, पर मेरा कोई मतलब यहाँ पे खरीदारी करने का सलाह नहीं है। ओवरऑल मार्केट वीक है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन होल्ड करे, वेट करे। कोई डिलीवरी बेस्ड बाइंग मैं सजेस्ट नहीं करूंगी यहाँ पे। बेस्ड बाइंग नहीं रहेगी। सचिन जी, एबीबी, इस पर नजर डालिए। कैसा भी बाजार हो, 4 दिनों से हम देख रहे हैं एबीबी की आउट परफॉर्मेंस बरकरार है। एक दिन थोड़ा सा करेक्शन आया था, बट अदरवाइज ये स्टॉक बढ़िया मोमेंटम है और अब फ्रेश खरीदारी इस पर आ रही है। दीपांशु बिल्कुल सही है। इनफैक्ट अगर हम दोनों पैरामीटर्स पे देखें, ओपन इंटरेस्ट पे भी यहाँ पर एडिशंस ही नज़र आए एंड कैश सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छी डिलीवरी बाइंग नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से ये आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। एंड मार्केट में अगर एक स्ट्रेंथ आ जाती है, एक रिवाइवल आ जाता है, मुझे लग रहा है लगभग 2600 तक ये पर्टिकुलर काउंटर अगले कुछ हफ्ते में पहुंच सकता है। इतनी ब्यूटीफुल इसमें स्ट्रेंथ प्लेस्ड है। तो जिस तरीके से ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट काफ़ी सस्टेनेबल है। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है 2210 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 2430 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2610 का। तो ये है आपके लिए राय। जहां तक एबीबी का सवाल है, 2600 के पोजिशनल टारगेट्स इस पर आ रहे हैं। नतीजों के बाद 10% दौड़ा था और उसके बाद भी पिछले 3-4 दिनों से ये एक्शन में रहा है। तो एबीबी ऐसे बाजार में भी एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। वीआईपी इंडस्ट्रीज, जरा इसके चार्ट पर डालिए नजर। एक बड़ा स्पाइक वीआईपी के राउटर पर आते हुए दिख रहा है, इस पर भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। 8%, 8.5% ऊपर वीआईपी है इस समय। हिमांशु जी जरा देखें वीआईपी इंडस्ट्रीज के चार्ट को, 650 का लेवल। बिल्कुल दीपांशु, देखिए पहली बात तो ये कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है। वो अपने आप में ही बताता है कि स्टॉक में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग है। और आज के सेशन में स्टॉक ने एक मेजर मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद एक अच्छा रिबाउंड दिया है। तो मुझे लगता है कि हालांकि इन लेवल्स पर इंट्राडे के लिए खरीदारी का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 615-620 अच्छे लेवल्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में 680-690 का एक शॉर्ट टर्म में टारगेट आता हुआ नजर आ सकता है। सो ये है आपके लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज। ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है ये काउंटर, नजर रखिए। कुछ कैश काउंटर्स हैं, ऑफ कोर्स आज वैसे बाजार की ब्रेथ कमजोर है, स्मॉल कैप मिड कैप में तो ज्यादा गिरावट है, बट उसमें भी कुछ आउट परफॉर्मर्स आपको आते हुए दिखेंगे। पर आइए पीएनबी, इसके आने वाले नतीजे एक बार वरुण से जानते हैं, कैसी रहेगी परफॉर्मेंस। वरुण बताइए। दीप, तो नतीजे तो अच्छे रहेंगे, जैसे कि सभी बैंकिंग कंपनीज में बैंकिंग स्टॉक्स का या फिर उनमें देखा है आपने, उसी तरह के नतीजे जो है वो पीएनबी में भी रहने वाले हैं। एनआईआई में करीब 14.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 7,960 करोड़ के आसपास आएंगे। मुनाफा जो है उसमें करीब 2.3 टाइम्स के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है, 586 करोड़ से बढ़ के 1350 करोड़ के आसपास आने वाला है। तो जाहिर सी बात है क्रेडिट कॉस्ट में कमी हो रही है, प्रोविजनिंग कमी हो रही है, उसके इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। स्लिपेजेस जो है उसमें तिमाही दर तिमाही माना जा रहा है कि करीब 2 से 3% के आसपास की गिरावट हो सकती है। लोन ग्रोथ 3 से 5% रहेगी, डिपॉजिट ग्रोथ 3 से 4% के आसपास रह सकती है। ग्रॉस एनपीएस 12.88% से कम होकर 12.7%, नेट एनपीए 4.9% से गिर के 4.8% और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो काफ़ी हद तक फ्लैट रहेंगे।
ट्रेजरी गेन जो है वो इस कंपनी में थोड़े बहुत आपको कम देखने मिलेंगे, तो हो सकता है उसके वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ वहाँ देखने मिले, लेकिन ओवरऑल अच्छे नतीजे रहेंगे। ओके, ओवरऑल अच्छे नतीजे रहेंगे पीएनबी के। चार्ट भी उतना खराब नहीं है, आज सुबह थोड़ी ज़्यादा कमजोरी दिखा रहा था, उसके मुकाबले अभी थोड़ा आपको दिखेगा। एक्सपायरी का ऑप्शन जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुमित जी। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर क्या है व्यू उस समय का। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु देखिए, मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से वापस से दबाव देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी एक तरफ मजबूती दिखा रहा है, निफ्टी थोड़ा सा रिग्रेस दिखा रहा है, और यहाँ पे मेरे को लगता है कि कल के एक्सपायरी के लिए निफ्टी के अंदर 16,200 का पुट लेने का सलाह रहेगा। यहाँ से छोटा सा डिप अभी और देखने को मिल सकता है कल के दिन के अंदर। तो 16,200 का पुट अभी 100 रुपए 101 रुपए पे ट्रेड कर रहा है सीएमपी, इसको खरीदारी करें। 51 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 151 का पहला टारगेट, 171 का दूसरा टारगेट। कल की एक्सपायरी का ये 16,200 का पुट है। आपके लिए इस समय राय निफ्टी पर ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा एक्शन बाजार में बन रहा है, हल्की रिकवरी आई है, इसमें आप थोड़ा पार्टिसिपेट करने की भी राय बना सकते हैं। तो नजर रखिए, निफ्टी 16,200 का पुट थोड़ा और ऊपर आ जाए तो फिर और अच्छे लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं एक बार फिर से गिरावट के लिए। और इस बीच एक स्टॉक और, हाँ, टीडी पावर, जिसके मैनेजमेंट के हमने सुबह मुलाकात की और मैनेजमेंट से मुलाकात के ठीक पहले आपको जैन साहब ने आज हाँ एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी रिकमेंड किया था 10% ऊपर का सर्किट। और याद है इसके इंटरव्यू के बाद मैंने 3 बार निखिल कुमार साहब से पूछा, मैंने कहा आप बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आप बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उसके बाद जैन साहब की ओपिनियन भी ली थी कि, और कंपेयर किया था पीती इंजीनियरिंग से जी, सेम कंपनी नहीं है लेकिन इंजीनियरिंग स्पेस की, कैपिटल गुड्स स्पेस की कंपनी की जैसा आउटलुक 100 रुपए के दाम के आसपास जब पीती के मैनेजमेंट ने दिया था, वैसा आउटलुक आज टीडी पावर ने दिया है अगले 1 साल के लिए। ये है इम्पैक्ट जी बिजनेस का, इस प्लेटफॉर्म का, और बेहतरीन रिकमेंडेशन का जो जैन साहब की तरफ से भी आई। इन तीनों का जो कमाल है आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। वो चीज़ हमने निकाल के आपके सामने रखी कि देखिए वो किस तरह का आउटलुक दे रहे हैं आगे अपने बिजनेस को लेकर, मार्जिन को लेकर। चिंता मत करिए, 12% से मार्जिन ऊपर ही आएंगे। चिंता मत करिए, रेलवे इसमें तो बहुत सारा पावर सेक्टर से तो है ही है, बाकी सेक्टर से भी बिजनेस आ रहा है। चिंता मत करिए, ग्लोबली बहुत बढ़िया बिजनेस है। इससे बढ़िया मैनेजमेंट आपको बता नहीं सकता था, और वो चीज मार्केट ने रियलाइज की। 10% ऊपर है ये स्टॉक, जबरदस्त मूव। तो इसलिए न्यूज पर यूज सेगमेंट में कई बार लोग मुझे बोला, अरे सर ये क्या आप 10:15 साढ़े 10 बजे वो मैनेजमेंट को ले आते हो, फिर क्या मजा ही नहीं आता। अरे इतना मजा और कौन से चैनल पे आता है जितना यहाँ आ रहा है। तो हर वक्त मजा ही करे, काम की बात भी तो होनी चाहिए ना। काम की बात के बीच बीच में मजा होना चाहिए, मजे के बीच बीच में काम की बात नहीं होनी चाहिए। बीएमसी थोड़ी है कि गड्ढों के बीच में सड़क होगी, सड़क के बीच में गड्ढे चल सकते हैं वैसा है सर। इसलिए जहां जो सुन के मैनेजमेंट से जो अच्छी चीज निकलती है उसको ध्यान से सुनो, देखो। जिसने सुना आज उसको फायदा है, सिंपल सी चीज है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है। तो ये है स्टॉक, मैंने सोचा कि एक बार आपको बताना चाहिए जी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए टीडी पावर, आज का शानदार आउट परफॉर्मर 10% के अपर सर्किट पर। आइए आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी से। सर डाउ फ्यूचर्स तो मजबूत है, 325 अंक ऊपर, 1.5% ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। यूरोप में 2% की तेजी है, कुछ बदला नहीं है। कच्चे तेल का एक थोड़ा रिबाउंड है, अदरवाइज कुछ बदला नहीं है। बाजार में मजबूती दिखा रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स, यूरोप के बाजार और बाकी संकेत भी। क्या करें दीप? बेसिकली देखा जाए तो मार्केट बैलेंस्ड है आज जिस लेवल पर क्लोजिंग हो रही है, तेजी और मंदी दोनों की तरफ, करेक्ट। मेरी राय होगी कि एक दिन और छोड़ दें, नोटा इस्तेमाल कर ले। फ्रेश पोजीशन बनाने में आप मुझे ऐसा कहेंगे, दिल से पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि तेजी करके जाना चाहिए इस लेवल पर। डाउ को देखते हुए, हमारी आज की वॉलेटिलिटी को, उतार चढ़ाव को देखते हुए, काफ़ी कुछ पोजीशन कैश मार्केट में लोगों की कम हो गई, काफ़ी कुछ फ्यूचर्स में कम हो गई और हल्के हो गए, ओवर सोल्ड मार्केट है। कल वीकली एक्सपायरी का दिन है, एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन लोएस्ट लेवल पे, तो एक रिकवरी के लिए, और ये राय मैं सिर्फ और सिर्फ कल के लिए दे रहा हूँ कि एक रिकवरी के लिए आप ट्रेड तेजी की तरफ कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, ना आप डाउ पर भरोसा कर सकते हैं, ना इस तरह की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी पर, और ओवरनाइट पोजीशन रखना रिस्की है। तो पॉइंट सिंपल है, अगर आप तेजी की पोजीशन बनाकर जाना चाहते हैं तो 16,000 या 15,900 का कॉल ऑप्शन के साथ हेज करके चले, या आप कॉल लेकर ही जाए। दूसरी चीज़ है, अगर आपकी मंदी की पोजीशन है
तो भी आपको हेजिंग करके रखना चाहिए, कोई 16,400 का कॉल ऑप्शन खरीद कर, क्योंकि 200 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नीचे अगर खुलता है मार्केट, जो कि हो सकता है कल, कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ अच्छा दिखे, डाउ अगर 1000 पॉइंट दौड़ जाए, कौन सी बड़ी बात है, 1000 दौड़ भी सकता है, दौड़ जाए तो कल आप सीधा 16,400 पे खुले, और कौन जाने 300 दिखा कर 600 नीचे बंद हो जाए तो आप पता चला 16,000 के नीचे ही खुल रहे हैं। तो आइदर साइड बड़ा मूव पॉसिबल है। अगर आपकी उतने रिस्क 200-250 पॉइंट गैप से खुलने पर आपकी पोजीशन के रिवर्स, आपने तेजी की और 250 पॉइंट नीचे खुलेगा तो आपको चलेगा क्या? मंदी के 250 ऊपर खुलेगा तो चलेगा क्या? अगर इसका जवाब ना है तो कुछ मत करो। जवाब आपको ही ढूंढना है, आपको ही, और इसका जवाब हाँ है तो भी हेजिंग के साथ करो। हाँ, मतलब जवाब है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर लें, हाँ हेजिंग के साथ करें। पुरानी पोजीशन जो पड़ी है उसको आप हेज करके चले किसी बड़े मुंह के लिए, और बड़ा मुंह नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह सुबह आप अपना ऑप्शन खत्म कर दीजिएगा। थोड़ी बहुत इंश्योरेंस प्रीमियम जो जाएगी प्रीमियम के तौर पर जाएगी, वो तो इंश्योरेंस लेते हैं इसलिए, बिल्कुल तो सिंपल सी चीज़ है ये। अदरवाइज आज नोटा का इस्तेमाल कर लें, बहुत एग्रेसिव हैं और लेना ही चाहते हैं तो फिर ले लीजिए, थोड़ा ले लीजिए, रिस्क चाहे अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये है आपके लिए राय इस समय बाजार पर आती हुई दिख रही है। आइए कुछ फाइनल व्यूज़ ले लेते हैं। बाजार क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं इस समय, और एक्शन में भी काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप्स आ रहे हैं। अब थोड़ा रिकवरी आई है इस स्पेस में, तो कुछ और काउंटर्स भी आपको थोड़ा एक्शन दिखाने की कोशिश करें। वी गार्ड में थोड़ा एक्शन बनाए, इस पर रखिए नज़र। बजाज होल्डिंग्स में थोड़ा मूव बनाए, इस पर भी आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं, तो थोड़ा व्यू है। एक बार जस्ट इंडिया बुल्स हाउसिंग को एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आइए, क्योंकि 21% नीचे है, यानी कि 10%, फिर 15%, फिर 20%, और उसके बाद भी और नीचे गिरा ये काउंटर। तो आज तो कहीं पर भी ये नहीं रुका, एक नॉन स्टॉप फॉल आई है जहां तक आईबी हाउसिंग का सवाल है। सर आइए, बैन से बेनिफिट, क्या इंडिया बुल्स आ सकता है इस लिस्ट में? जिस तरह से आज की गिरावट हुई है ये जानना जरूरी है। किस तरह की पोजिशंस ओपन इंटरेस्ट में जानते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष, इंडिया बुल्स या कोई और? दीपांशु, इंडिया बुल्स ही आ रहा है, और तो कोई स्टॉक बैन में फिलहाल है नहीं, लेकिन यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन अभी देखें तो बहुत तेजी से बढ़ी है। कल 78% थी, आज 95% के आंकड़े को क्रॉस कर गए हैं, अभी 120% है। तो पक्का होगा कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सीरीज का पहला स्टॉक होगा जो बैन में आएगा। इंडिया बुल्स आ रहा है, बैन में आने की तैयारी में, 120% ओपन इंटरेस्ट में हो गया, तो पोजीशन तो है डेफिनेटली ये बैन में आ रहा है। इंडिया बुल्स इस पर रखनी है नजर। आइए जय के पास चलते हैं। शुक्रिया आशीष ये अपडेट देने के लिए। जय के पास चलते हैं, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। जी दीपांशु, खरीदे 430 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हिंडाल्को 13 रुपए पर मिल रहा है अभी, 13 पर 430 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 5 रुपए ऊपर ही है। करंट मार्केट प्राइस 420, 450, 425 दीप चल रहा है अभी। काफी गिरावट शार्प हमें देखने मिली है हिंडाल्को में, बट आज लोअर लेवल से थोड़ा बहुत हमें एक बाउंस देखने मिल रहा है यहाँ पे डीप एंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू हो सकता है, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 से 25 रुपए बढ़ सकता है 1-2 दिनों में हिंडाल्को, विच इज नियरली अराउंड 5 to 6%। सो 5-6% ऊपर जाता है अगर, तो ये जो 13 रुपीज वाला कॉल है दीप, ये ऊपर में इसका जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो है 18.80 का, सेकंड टारगेट बनेगा 22 का, 18 रुपए 80 पैसे 22, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। स्टॉप लॉस दीपांशु नीचे जो बनकर आ रहा है इसका, रिस्क रिवॉर्ड सुपर बन रहा है इसका, 9.60 का केवल एक स्टॉप लॉस है दीप, मतलब 3.5 रुपए के आसपास के रिस्क के ऊपर में 22 हो सकता है। सो यहाँ से आपको और ऊपर में लगभग 9 से 10 रुपए मिल सकते हैं लगभग आपको। सो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव देखेंगे सो हिंडाल्को में अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है, जो हिसाब से आज लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। आई थिंक अराउंड 440, 445 ये लेवल से स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। राय, हिंडाल्को 430 का कॉल खरीदिए, काफी समय बाद मेटल्स पर आपके लिए बाय कॉल आ रही है। और आज सुबह जब हम बात कर रहे थे तो अनिल जी ने कहा भी था कि अब मेटल्स शॉर्ट मत करिए, रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं है, एक बाउंस बैक आ सकता है, लग रहा है उसी की तैयारी है। आइए किरण जी से भी एक कॉल लेनी है। किरण जी, बिगुल का टाइम नहीं है, कॉल बता दें सर। बिल्कुल, बीटीएसटी के लिए एक ऑप्शन कॉल है। आपको एक्सिस बैंक का 670 का कॉल ऑप्शन लेना है, 19 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 15 रुपए 50 पैसे रहेगा, और कल के लिए टारगेट 26 और 28 के रहेंगे, और 26-28 पे बेचने की सलाह नहीं होगी। मुझे लगता है कि इधर से और बढ़त देखने को मिलेगी। कल सवेरे के शो में हम उसको वापस एक बार कवर करने की करेंगे अगर 24-26 के आसपास आता है तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक, जहां पर आपको खरीदारी करनी है 670 का कॉल। तो
बैंक्स मेटल्स, यहां पर आपके लिए बैक टू बैक बाय कॉल्स आ रही हैं। एक्सिस बैंक अभी थोड़ी देर पहले सिमीजे ने भी आपको खरीदारी की राय दी थी। एक्शन भरपूर रहा है आज के दिन और निचले स्तरों से देखें तो 200 पॉइंट्स की रिकवरी आपको जरूर निफ्टी पर दिखेगी। हालांकि सिमीजी ने आज एक ही कॉल दिया पूरे एक्सिस सिमीजी सिर्फ एक ही कॉल एक्सिस, और वो भी बाय का। आशु जी के शो में होने के बावजूद एक भी शॉर्ट कॉल नहीं। अनिल जी बहुत सारे शॉर्ट में देख रही थी। एक तो सबसे पहले हम लोग का दिग्गज रिलायंस ही जो आंखों में था, एक शॉर्ट देने के लिए चूक गया है। फिर मेरे नजर में टाटा पावर आया था, टाटा पावर भी नहीं दिया। एक्चुअली मार्केट कंफ्यूजिंग है क्योंकि शॉर्ट देंगे और इधर बैंक निफ्टी डे हाई में है, बैंक निफ्टी एक हाई बना के और पूरा दिन बैंक निफ्टी होल्ड किया, इसलिए मैंने कोई शॉर्ट कॉल देना चूक गया। पर मार्केट में कन्विंसिंग कोई बाय कॉल नहीं आ रहा था, इसलिए सिर्फ एक ही कॉल दिया, वो भी किरण जी और हिमांशु ने सुबह सुबह नहीं, अभी शो में आके 2 बैंकिंग कॉल में बाय कर दिया था, बाय कॉल दे दिया था, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, एक्सिस बैंक दे दिया था। नहीं तो मुझे उतना बहुत कुछ मतलब मार्केट में खरीदारी करने के लिए कुछ नहीं लग रहा है। कल का कल देखेंगे, आज के लिए तो मुझे लगता है कि एक्सिस में पैसा मिला है तो ठीक है, कल का कल सोचेंगे। कोई बात नहीं, कल का कल सोचेंगे। लेकिन कुणाल जी ने आपके लिए कुछ सोचा है, आपको सलाह देना चाहते हैं, आप चाहे ना चाहे वो देखे रहेंगे। जी कुणाल जी बताइए। यानी जी देखिए, मैं और राकेश जी तो इसीलिए शांत थे कि सिमी जी को जितना देनी है कॉल्स वो दे दें। हाँ। इसीलिए अनिल जी, मैंने और राकेश जी ने तो मुश्किल से एक कॉल दी अनिल जी। हाँ, ये देखो, इसको बोलते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पूछा कि मैंने क्यों कम दी, तो बिना पूछे ही, तो इसका मतलब ये कि कुणाल जी राकेश जी ने काम किया नहीं बराबर, तो खुद नहीं पहले समझ। बोले इसके बाद पता चला कि सिमी जी के बाद अगर हमें पूछेंगे पहले से बता दो कि हमने इसलिए नहीं किया। आपका जो ये तर्क है, लॉजिक है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्शन और रूल, और ऑब्जेक्शन और अमान्य, स्वीकार नहीं है। कल इसकी भरपाई की जाए। फिलहाल आज शो के समापन की तैयारी है। आइए, बचे हैं कुछ ही सेकंड। 38 पॉइंट नीचे 16,200 के करीब पहुंचता हुआ निफ्टी काफी शार्प शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है और सेंसेक्स 170 अंक नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी ने मारी है ट्रिपल सेंचुरी 300 पॉइंट ऊपर 34,800 के आसपास। और जिस लेवल पर आज हायर रेंज दी थी शॉर्ट करने के लिए 34,800 वहीं से आता हुआ दिखा देगा, एग्जैक्टली 34,800 पहुंचा है। 34,775 का लेवल था, तो लेवल तो बैंक, और नीचे की तरफ वही 34,100 वाली रेंज जो थी, एग्जैक्टली 34,125 के आसपास, 35 के आसपास लो बनाया। तो बैंक निफ्टी तो बहुत परफेक्ट, एग्जैक्टली 34,125 के आसपास, 35 के आसपास लो बनाया। तो बैंक निफ्टी तो बहुत परफेक्ट, और आज सुबह डेटा बहुत अच्छे दिख भी रहे थे। आज की हमारी लॉन्ग कॉल पे भी जो स्टॉप लॉस था 15,950 था, आप देखिए 15,975 से घूमा है, 15,980 के आसपास से। तो मार्केट ने डेटा की लिहाज से लेवल सारे रेस्पेक्ट किए। 15,992 का लो है, तो लॉन्ग पोजीशन पे भी इंट्राडे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, क्लोजिंग बेसिस पे 16,125 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, ये देख लीजिए। ना लॉन्ग का ट्रिगर हुआ है ना शॉर्ट का। हाँ, बैंक निफ्टी में जरूर आप ये कह सकते हैं इंट्राडे में शॉर्ट नहीं हुआ, तो वो भी 34,800 का था, 34,793 हुआ। तो वैसे देखा जाए तो जिन्होंने डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड किए, उनके दोनों के किसी के भी स्टॉप लॉस ऊपर या नीचे की तरफ ट्रिगर तो नहीं हुआ। बट एनीवे, अगर किसी ने 16,000 का रखा है तो एक फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट से ट्रिगर हुआ, आप मान सकते हैं। तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आने की संभावना है, देखते हैं, आने दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बाजार बंद होने के बाद का एक्शन पूरा बता दें। डिजिटल डकैतों के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम का असर अब दिखने लगा है। फिनटेक कंपनियां फर्जी लोन ऐप्स पर लगाम कसने के लिए आपस में ही इंटेलिजेंस शेयर कर रही है, और यही नहीं, आरबीआई के साथ भी ये डेटा शेयर किए जा रहे हैं। इस पहल से फिनटेक कंपनियां फर्जी लोन ऐप और चाइनीज ऐप की जालसाजी कम करने की कोशिश कर रही है। आज शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा और बताएंगे कि क्या फर्जी लोन ऐप्स को रोकने के लिए फिनटेक कंपनी की यह पहल काफ़ी है। गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाने वाले इन फर्जी ऐप्स पर सरकार कैसे लगाम लगाएगी, हमारा साथ देंगे इस चर्चा में जाने माने एक्सपर्ट सुगंध सक्सेना, CEO फेस, डॉक्टर प्रशांत माली, साइबर लॉ एक्सपर्ट, राजशेखर राजहरिया, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर। ये हैं तीनों मेहमान जो बताएंगे इसके बारे में शाम 5 बजे। मिस मत कीजिएगा, फर्जी ऐप पहचान होगी आसान। ओके, ये तो हमारा पहला है। और उसके बाद दूसरा शो आज जो देखिए वो है, आज हम आपको बताएंगे कि आप कैश पर कितनी ऐश कर सकते हैं, यानी कि कैश लेन देन से लेकर कैश डिपॉजिट का ब्यौरा देना अब चूंकि जरूरी हो चुका है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको कि कौन से टैक्स मामलों में आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। तो शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिएगा कैश पर कितना टैक्स, ये हमारी आज की खास पेशकश है। और हमारे साथ होंगी टैक्स एक्सपर्ट
गौरी चड्ढा जो बताएगी इन सब के बारे में। शाम 6:40 पर हम चर्चा करेंगे एमफी के अप्रैल महीने के म्यूचुअल फंड डेटा की, जिसमें उथल पुथल भरे बाजार में भी निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का अपना क्रम बरकरार रखा है। नए निवेशक किस कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं ये बताएं, और किस कैटेगरी में उन्हें करना चाहिए ये बताएंगे हम सुशील जैन साहब के साथ, जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिश्चित बाजार, निवेश धुआंधार, ये होंगे हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार की समीक्षा करने तक इसके तहत कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा। करीब 150 साल पुराने इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की है। इंडिया 360 डिग्री में हम इसी खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि ये राजद्रोह कानून है क्या, इस पर क्यों रोक लगाई है और इस कानून के तहत मौजूदा मामलों का क्या होगा। इससे जुड़े हर एक पहलू पर होगी बातचीत। राजद्रोह कानून की राह क्या हो, इसके साथ ही देश दुनिया की बाकी सारी खबरें भी आपको देखने, सुनने, जानने को मिलेगी। प्रोविजनल क्लोजिंग अच्छी नहीं है जो नीचे नहीं है सर, अच्छा खासा 16,200 पे बंद हो रहे थे। 16,167 72 अंकों के नुकसान के साथ डबल सेंचुरी मारता हुआ बैंक निफ्टी दिन के हाई पॉइंट पर था, लेकिन यहाँ पर भी लगभग 100 पॉइंट नीचे आई है। फाइनल क्लोजिंग 210 पॉइंट के फायदे के साथ 34,700 पर। बैक टू बैक डबल सेंचुरी है, बैक टू बैक 2 डबल सेंचुरी मारी है बैंक निफ्टी ने, धन्य हो। डबल सेंचुरी तो वो चेन्नई सुपर किंग्स ने मारी थी पिछले मैच में, आज भी है नहीं, गुरुवार को, कल है सीएसके का मैच। देखना पड़ेगा, मजा आएगा, अच्छे फॉर्म में आ गया। हाँ, अब वो लीग बड़ी टाइट हो रही है, कौन जाएगा 4 में, कौन बचेगा, मजा आएगा। और इस बीच 350 अंक नीचे सेंसेक्स बंद होता हुआ दिखा है आज के सेशन में। कभी कभी ऐसे ट्रेडिंग सेशन ऐसा लगता है जैसे 5-7 दिन का काम एक ही दिन में करवा लिया हो, है ना, ऐसी फीलिंग मुझे तो आ रही है, पता नहीं आप लोगों को शो देख के आ रही कि नहीं आ रही। तो चलिए विदा लेने का वक्त है। आशु जी रोहतक में ही है कि आने की तैयारी में, जरा फोटो भेजिएगा मुझे। हाँ बिल्कुल अनिल जी, भेजता हूँ आपका शो जो यहाँ से चल रहा था रोड पे, बिल्कुल फोटो भेजिए। और अनिल जी आप बल्कि सबसे शेयर भी करिए, अच्छा लगेगा। अरे वाह, बिल्कुल आपने कहा है तो चलिए मैं शेयर करूंगा हमारे दर्शकों के साथ में, सब दोस्तों के साथ में। फिलहाल आशु सर, अब एक अच्छी बात जो है आशु सर की मैं बताऊँ, पूरे देश भर में घूमते रहते हैं, इतने इन्वेस्टर से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। है एलोपैथिक ट्रीटमेंट, कड़वी गोली है एक्चुअली, होम्योपैथिक वाले नहीं है। बोलते थोड़ा कड़वा है लेकिन मतलब असरदार बोलते हैं एकदम हमेशा। और सबसे बड़ी बात ये, कहीं भी रहे, कहीं भी घूमे, शो मिस नहीं करेंगे। पूरी कोशिश उनकी रहती है कि ट्रैवल प्लान इस तरह से बनाए कि जो शेड्यूल शो है वो किसी न किसी तरह से मौका निकाल कर रहे हैं। आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और वाकई में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की जो आप बेबाक बात करते हैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद। लोग कई बार नापसंद करते हैं कि इनके आने से मंदी हो जाती है। देखिए भाई, न तो कोई एक आदमी तेजी करा सकता है, न कोई एक आदमी मंदी करा। अगर मार्केट ऐसा ही होता तो फिर मैं ना दिन भर एक ही आदमी को बिठा दूं, रोज ऊपर, हमेशा ही रोज ऊपर एक ही को बिठा दूं हमेशा रोज, वैसा नहीं होता है। अपनी अपनी राय है, अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी स्किल सेट है, अपना अपना विश्लेषण है। सो धन्यवाद आशु सर आपका, सचिन जी, कुणाल जी, राकेश जी, सिमी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब, किरण जी, दिल से धन्यवाद साथ देने के लिए। आज कल भी आ जाना भाई साहब सब लोग। मार्केट के हाल ऐसे है कि सबकी जरूरत बहुत है, हिम्मत के साथ आइएगा मुस्कुराते हुए। बाकी गम तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, चिंता न करें। फिलहाल आप सब अपनी इवनिंग एंजॉय करें, मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। हमारे साथ मृत्युंजय है तैयार। कमोडिटी मार्केट में भी कोई बहुत मुस्कुराने जैसी वजह तो दिख नहीं रही। मृत्युंजय, हाल चाल कैसे हैं आपके? रेंज का ही ट्रेड है सर, बिल्कुल। मार्केट बहुत बड़े एक्शन के मूड में है नहीं, बहुत छोटे दायरे में ट्रेड हो रहा है। लेकिन बाजार बेशक छोटे दायरे में हो, लेकिन कमाई के मौके मिल रहे हैं। मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो आपके लिए ट्रेड का मौका बन रहा है।